What is the differential diagnosis of neck TD? Neck swelling. आवाज आ रही है मेरी? तो आंसर करो ना फिर। अच्छा चलो, नेक स्वेलिंग जो है वो आपकी मिड लाइन स्वेलिंग्स हैं और लेटरल स्वेलिंग्स हैं। ठीक है, मिड लाइन में क्या हो सकता है, उसमें जो डिस्ट्राडोगर में लिखा हुआ है आपने जो है वो प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन आता है नेक डीडी का, नेक स्वेलिंग्स की डीडी का। तो अपर मिड लाइन है, लोअर मिड लाइन स्वेलिंग्स हो सकती हैं। अपर मिड लाइन में क्या क्या हो सकता है कॉमनली? मोस्ट कॉमन क्या होता है बच्चों में? थायराइड, हाइड्रोग्लासिस्ट। अपर मिड लाइन में थायराइड नहीं होगा, लोअर मिड लाइन में थायराइड होगा। मिड, हाँ ठीक है, लोअर मिड लाइन में जो है वो थायराइड हो सकता है। उसके अलावा स्किन है, क्योंकि यहाँ पर हेयरी स्किन है, उसके अंदर स्किन के अंदर कुछ भी हो सकता है। लाइपोमा हो सकता है, सेबेशियस सिस्ट हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा लिम्फ नोड्स पड़े में, तो लिम्फ नोड्स की भी जो है वो स्वेलिंग हो सकती है। और लेटरल पे क्या हो सकता है? लेटरल स्वेलिंग्स, नेक स्वेलिंग्स। सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकता है, ब्रेंकल सिस्ट हो सकती है, और फ्रिज डाइवर्टिकुलम हो सकता है, स्किन के कोलेजन्स हो सकते और लिम्फ नोड्स हो सकते हैं। ठीक है, एनलार्ज लिम्फ नोड। तो ठीक है, आपके पास जो भी आएगा, आपने जो है जब आप थायराइड का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हो तो उसमें नेक स्वेलिंग बेसिकली आप उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हो, तो आपने सारों को डिफरेंशिएट करना होता है। तो थायराइड ग्लॉसल डक्ट सिस्ट में आपके पास एक जो है वो यंग पेशेंट आएगा, एंड उसको, उसका क्या फ़र्क होगा थायराइड से एग्जामिनेशन पे, या आपके पास जो एमसीक्यू आएगा उसके अंदर भी यही होगा। इफ हैं। दैट टंग स्वेलिंग इज प्रोट्रूजन से मूविंग, रिमूव करेगी। यस, मूवमेंट विद टंग प्रोट्रूशन एंड मूवमेंट इज स्वेलिंग है, तो दैट इज थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। आपने उसको कंफर्म करना है अल्ट्रासोनोग्राफी से, और फिर उसको एक्सीजन कर देना। उसके एक्सीजन जो ऑपरेशन है उसका नाम है सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन। सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन में क्या होता है, पूरी थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट का जो पूरा ट्रैक्ट है वो निकाल देंगे, और बेस ऑफ टंग के पे जो अटैच होती है जिस जगह पे, क्योंकि पता ही है आपको, एम्ब्रियोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है कि थायराइड जो है वो बेस ऑफ टंग से जो है वो माइग्रेट करता हुआ जो है वो इधर नेक में आता है। ठीक है, तो वो आपने जो है वो सारा कुछ रिमूव कर देना है। हाइड बोन का भी कुछ पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ऑपरेशन इज कॉल्ड सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन, तो उसके बारे में आपको यही पता है। उसके अलावा थायराइड स्वेलिंग हो सकती है मिड लाइन में। थायराइड स्वेलिंग का क्या 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 हो सकता है उसमें थायराइड में? एनलार्ज थायराइड को क्या कहते हैं वैसे? गॉइटर कहते हैं ना उसको जनरली। तो गॉइटर किस किस टाइप का हो सकता है? में आज जो है वो बहुत सारी रेपिटेटिव चीज़ें हैं, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। तो अच्छा होगा कि आप लोग जो है ना वो डिस्कशन करके कर लो, ताकि याद भी रहे आपको। तो गॉइटर की क्या सिंपल क्या हो क्वार्टर सकता है? और मल्टीनोड्यूलर क्वार्टर हो सकता है। सिंपल मल्टीनोड्यूलर। सिंपल, तो मतलब सिंपल तो हम, अच्छा, सिंपल और टॉक्सिक हम डिफरेंशिएट करते हैं ना। सिंपल तब होगा जब कुछ भी वो नहीं कर रहा, यानी कुछ भी वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, और टॉक्सिक तब हम उसको कहेंगे जब वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल मल्टी नोड्यूलर गॉइटर भी हो सकता है और टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर्स भी हो सकते हैं। जब मल्टीपल नोड्यूल्स होंगे तो उसको हम मल्टी नोड्यूलर गॉइटर कहेंगे। एनलार्जमेंट भी है और मल्टीपल नोड्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर एनलार्जमेंट है लेकिन नोड्यूलर उसकी सरफेस नहीं है, उसकी सरफेस डिफ्यूजली स्मूथ है, मतलब डिफ्यूज एनलार्जमेंट हुई हुई है, दोनों लोब्स की एनलार्जमेंट हुई हुई है, तो हम उसको कहेंगे कि ये डिफ्यूज गॉइटर है। ठीक है, तो टॉक्सिक भी हो सकता है वो, और नॉन टॉक्सिक भी हो सकता है। इसके अलावा नोड्यूल, सिंपल नोड्यूल भी हो सकता है, सिर्फ एक, जरूरी नहीं है मल्टीपल नोड्यूल्स हो। एक सिंपल नोड्यूल, एक सिंगल नोड्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको, वो भी टॉक्सिक नोड्यूल होगा या फिर या डिस्क्रीट नोड्यूल होगा। डोमिनेंट नोड्यूल्स, ये इस तरह की जो है वो टर्म्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा और कुछ हो सकता है एनलार्जमेंट हो जिसमें? एडिनोमा, कार्सिनोमा। नियोप्लास्टिक हो सकते हैं। ठीक है, एडिनोमा हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है। उनकी टाइप्स अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और उसके अलावा स्वेलिंग अगर टेंडर है तो ऑटो मोस्ट इम्यून भी लाइकली क्या है? ऑटो इम्यून हो सकता है। ठीक है, हाशिमोटोस हो गया।
अगर स्वेलिंग जो है वो पेनफुल है तो यूजली जो है वो थायराइडाइटिस होता है, ठीक है। थायराइडाइटिस में फिर आगे टाइप्स हैं, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो सकता है, सब एक्यूट थायराइडाइटिस हो सकता है, ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस हो सकता है। तो अगर पेनफुल हो रहा है वो, तो आपने जो है वो थायराइडाइटिस के साथ सोचना है। तो उनकी वायरल इटियोलॉजीज और इस तरह की जो है इटियोलॉजीज होती हैं, कॉजेज होती हैं उनकी, ठीक है। अब आपके पास वन बाय वन हम जो है वो उसको देखेंगे। अगर स्वेलिंग के साथ आगे आपको पता लगे ये थायराइड की स्वेलिंग है, ठीक है, थायराइड की स्वेलिंग है। अब आपने जो है वो टेस्ट करवाने ये देखने के लिए कि वैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी आपने करना है सारा, वो आपको ऑलरेडी पता ही है हाइपरथायराइडिज्म के क्या सिम्टम्स होते हैं। क्या क्या होगा हाइपरथायराइडिज्म में? अगर तो जो स्वेलिंग है वो टॉक्सिक कुछ प्रोड्यूस कर रही है T3 T4, तो उसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। क्या सिम्टम्स आएंगे अगर हाइपरथायराइड होगा? आइज की आ जाएंगी लियन सारी ऑफ्थेल्मोपैथीज, और ठीक है। इसके अगर अलावा ग्रेव्स की वजह से अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो फिर ठीक है, आ जाएंगे ये आई के साइंस आएंगे, ऑप्थेल्मोपैथी होगी। और 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 हीट इंटॉलरेंस, इंसोम्निया, डायरिया। ठीक है, पाल्पिटेशंस होंगी, हीट इंटॉलरेंस होगी, ठीक है, वार्म और वेट लॉस होगा, स्वेटी इंक्रीज या वार्म्स एपेटाइट। होंगी, ठीक है, वेट लॉस इनकी एपेटाइट। तो ये आप जब भी ये ऐसे सिम्टम्स देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो है गोइटर सिंपल नहीं है, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर है। तो आपने फिर टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर लिखना है। ये सिम्टम्स नहीं है यूथायराइड है पेशेंट, या आपको वैल्यूज दी हुई है उसने T3 T4 TSH नॉर्मल रेंज में है, तो फिर सिंपल गोइटर होगा। बहरहाल जो भी, अच्छा खैर बस, कॉजेज क्या है जी सिंपल गोइटर की, ये आपने कॉजेज याद रखनी है। एक आयोडीन डेफिशिएंसी है, और जिसकी वजह से एंडेमिक गोइटर हो जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से जो है एनलार्जमेंट थायराइड होना शुरू हो जाती है। तो ये जब होगा तो पूरे पूरे एरिया में जितने भी लोग हैं ना, उनमें ये डिजीज जो है वो कॉमन होगी, क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी सबके उसमें होगी ना, जो उसके खाना पीने में है या वाटर है या जो भी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इस तरह के कोई सब्सटेंसेस ले रहे हो जो इनहिबिट करते हैं किसी भी तरह T3 T4 की फॉर्मेशन को या आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को, गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस जिनको कहते हैं, तो तब भी जो है एनलार्जमेंट हो जाएगी। उसमें क्या क्या आता है? जो सब्ज सब्जियां हैं ना, ये कैबेज और इस तरह की चीज़ें जो है ब्रासिका फैमिली की जो सब्जियां हैं, ये इनसे हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा सिंपल गोइटर होगा डिसहार्मोजेनेसिस, एंजाइम डेफिशिएंसी है कोई, पेरोक्सीडेज आयोडीन जो एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने फॉर्मेशन में T3 T4 की फॉर्मेशन में ज़रूरी होते हैं, अगर उनकी किसी की वजह से डेफिशिएंसी है, जेनेटिक म्यूटेशन है, कुछ भी है, तो तब भी जो है वो सिंपल गोइटर होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाते हैं? थायराइड थायराइड प्रोफाइल प्रोफाइल करवाते करवाते। हैं, T3 T4 सबसे पहले TSH। आपने TFTs करवाए, T3 T4 TSH करवाए, ठीक है, नॉर्मल थे। नेक्स्ट, थायराइड स्कैन करवाएंगे। अगर T3 T4 TSH नॉर्मल हो ना, तो थायराइड स्कैन करवाने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों करा रहे थायराइड स्कैन? फंक्शन देख रहे हो ना, आपके थायराइड का कम हुआ हुआ है, ज्यादा हुआ हुआ है, या कोई एक नोड्यूल में बड़ा हो, तो वो तो मसला है ही नहीं, ठीक है। तो वो करवाने की जरूरत नहीं है। और एंटीबॉडीज करा लें फिर। एंटीबॉडीज किस में होती हैं पॉजिटिव? जब थायरोइडाइटिस होगा, ग्रेव्स होगा। ग्रेव्स होगा, ठीक है। तो ग्रेव्स में एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी, तो ग्रेव्स में हाइपरथायराइड स्टेट होगी या T3 T4 नॉर्मल होंगे? हाइपरथायराइड स्टेट होगी। नॉर्मल होंगे ना, हाँ सॉरी, हाइपरथायराइड होगी। तो आपके पास नॉर्मल आया है अगर, तो आपने वो नहीं करवाना, वो करवाने की जरूरत ही नहीं है आपको, फिर सीटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। करवा लें मेलिग्नेंसी चेक करने के लिए। FNAC करवा लो। मेलिग्नेंसी, हाँ ठीक है, मेलिग्नेंसी चेक करनी है आपने, लेकिन आप सिंपल से शुरू करते हो हमेशा, ठीक है। FNAC जो है वो इधर करवाओगे आप, अगर आपके पास आपको लगता है कि मेलिग्नेंसी है,
तो एफएनएसी आपने करवाना है, ठीक है। एफएनएसी की एक लिमिटेशन क्या है? कि फॉस्फोथायराइड फॉलिकुलर एडिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा में क्योंकि कैप्सूल की बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता वो एक्सेजनल ठीक है। बायोप्सी करनी पड़ेगी। आपने एडिनोमा और कार्सिनोमा में डिफरेंशिएट करने के लिए देखना है कि कैप्सूल इन्वेड हो रहा है या नहीं। जबकि आप एफएनएसी में क्या कर रहे होते हो, आप एक जो है वो साइटोलॉजी है, ये बेसिकली बायोप्सी नहीं है, एक साइटोलॉजी है। इसमें आपने सिर्फ सेल्स को देखना है, इसमें आप टिश्यू नहीं देख रहे। आप ये नहीं देख सकते कि इन्वेजन ऑफ कैप्सूल है कि नहीं। फिर इन्वेजन ऑफ कैप्सूल देखने के लिए आपको करनी पड़ेगी बायोप्सी। और बायोप्सी यहाँ पे कौन सी होगी? एक्सीजनल बायोप्सी होगी। आप पहले थायराइड को निकाल लोगे, बाद में देखोगे कि कार्सिनोमा था या नहीं था। और उसके अलावा फिर जो आपने बताया थे, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो आप। अगर खास तौर पे सिस्टिक लीजन है ना, सिस्टिक लीजन कोई आपको मिल रही है, यानी हार्ड नहीं है, फर्म नहीं है, फ्लूइड उसके अंदर आपको लग रहा है सॉफ्ट है, ठीक है, ट्रांसल्यूमिनेशन वगैरह और वो जो टेस्ट होते हैं उन पे आपको लग गया कि सिस्टिक लीजन है, फिर आपने जो है वो अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आपने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था हमने कि सॉफ्ट टिश्यू को और फ्लूइड को जो है वो बड़ा अच्छा डिफरेंशिएट करता है, तो वो करवा सकते हो आप। और फिर अगर मेलिग्नेंसी कंफर्म हो जाती है बायोप्सी वगैरह पे, फिर उसकी स्टेजिंग के लिए ऑब्वियसली आपको सीटी या एमआरआई करवाना पड़ेगा। नोडल इन्वॉल्वमेंट आपने देखनी है, आपने मेट्स देखने हैं, सब कुछ करना है। बहरहाल इसमें आपको जो है वो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना आपको T3 T4 में कोई मसला नजर आएगा, ना आपको नेक पे कुछ मसला मिलेगा, और ना उस पे सीटी तो अभी करवाने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर उस पर कुछ नहीं मिला तो आप क्या करोगे इसको, पेशेंट को? सबसे कॉमन कॉज क्या थी सिंपल गोइटर की? सिंपल डिफ्यूज डेफिशिएंसी ऑफ गोइटर, आयोडीन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो आपने इसको आयोडीन के वो करने हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप? आयोडीन सप्लीमेंटेशन कर दो, और थायरॉक्सिन भी देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, फ्यू मंथ्स के लिए। थायरॉक्सिन क्या करेगी? वो टी से जो कम करेगी, फिर उससे हम लोग ग्रोथ कम होगी, थायराइड हार्मोन के गोइटर छोटा हो जाएगा। अगर आप बाहर से एक चीज देना शुरू हो गए तो बॉडी को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो, ठीक है। तो बॉडी जब बनाने की जरूरत नहीं है तो पूरा नेगेटिव वो जो लूप बन रहा है आपका T3 T4 बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो TSH लो हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी को, तो आपका थायराइड ग्लैंड जो उसकी एनलार्जमेंट हुई हुई है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। इससे अगर ठीक नहीं होता आपका तो फिर क्या करोगे आप? थायराइडेक्टमी कर दोगे। अब मेडिकल ट्रीटमेंट से जब ठीक ना हो रहा हो तब आपने करनी है। तो थायराइडेक्टमी की क्या इंडिकेशंस बनेंगी? मेडिकल ट्रीटमेंट फेल, ये तो ऑलमोस्ट हर सर्जरी की है कि मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया, ठीक है। उसके अलावा इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी कि वो इधर उधर के स्ट्रक्चर्स को जो उसने कंप्रेस करना शुरू हो गया था। बैक पे क्या पड़ा हुआ है आपके? लेरिंक्स में क्या आगे पड़ा हुआ है ना, पीछे लेरिंक्स है और उसमें और फेरिंक्स है, ट्रेक उसको जो है वो कंप्रेस कर सकता है, ठीक है। ट्रैकिया को कंप्रेस कर सकता है। थर्ड, सेकंड, थर्ड और बुरा फोर्थ के आगे पड़ा हुआ है ना ट्रैकियल रिंग के। तो बुरा लग रहा है। कॉस्मेटिक इंडिकेशन। अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली ये कॉस्मेटिक इंडिकेशन हो सकती है। उसके अलावा रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन हो सकती है, उसको जो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे परकशन करके चेक करते हो स्टर्नम के ऊपर के रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन तो नहीं। अगर रेट्रोस्टर्नल पेम्बर्टन एक्सटेंशन होगी साइन तो से नहीं चेक स्टर्नम के करते? पीछे आपकी रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन पेम्बर्टन साइन से नहीं चेक करते कि जब रेस्पिरेटरी पेम्बर्टन डिफिकल्टी साइन, होती है तो? पेम्बर्टन साइन से आप हाँ, पेम्बर्टन साइन से भी रेट्रोस्टर्नल चेक कर गॉइटर चेक सकते हो। करते हैं। उसमें आपके जो है वो हाथ उठवा के आपने देखना है उसके फेशियल कंजेशन तो नहीं होगी, हाँ वो वाला। हाँ हाँ, वो वाला तो तब पता चल जाता है कि रेट्रोस्टर्नल गॉइटर है, इसको बहुत रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है। तो ये जिसमें क्लिनिकल साइन। दो ओपिनियंस हैं कि अगर आपको पता हो कि रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन है और वेन्स के ऊपर जो है ना वो प्रेस करेगा, तो आप करवाओ ही ना पेम्बर्टन साइन। अगर आपको पहले से नहीं अंदाजा हो रहा फिर आप पेम्बर्टन साइन के ऊपर इसको करवाओगे, ठीक है। रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन अगर आपको पता लग जाती है इसके ऊपर, तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको पेम्बर्टन करने की जरूरत ही नहीं है। चलो खैर, ये आप अपने जो भी सर्जरी का जिसने वाइवा लेना है उसके लिहाज से आपको चलना है। बहरहाल पेशेंट एंजाइटी, अगर पेशेंट को अपना मसला हो रहा है कि मेरा ये बड़ा हो रहा है, कोई मसला है इसमें, तो उसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा। और बाकी थायराइडेक्टमी की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं। थायराइडेक्टमी के बाद
चलो वो भी बाद में देखते हैं कि आपको पूरे लाइफ टाइम उसको जो है वो थायरॉक्सिन देनी पड़ेगी अगर आप टोटल थायराइडेक्टमी कर देते हो उसकी। ठीक है, बाकी हम ग्रेव्स डिजीज का आपको पता है। अब टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर है। टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर में आप क्या करोगे, उसमें भी इसी तरह टेस्ट करवाने हैं आपने, सेम टेस्ट हैं सारे। T3 T4 TSH करवाओगे तो क्या होगा, T3 T4 ज्यादा होंगे और TSH कम होगा। काम होगा। ठीक है, और ग्रेव्स में क्या होगा, उसमें तो ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से हो रहा है ना, तो उसमें वो ट्रैप्स और एंटीबॉडी ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें भी T3 T4 ज्यादा होंगे और TSH कम होगा। हाँ तो आपने हर चीज, जब भी कोई थायराइड की स्पेलिंग आएगी आपने T3 T4 TSH करवाने हैं। वो अब नॉर्मल है तो फिर आप अगले स्टेप पे जाओगे, आप ये देखोगे कि इसकी कॉज क्या है। तो आपने थायराइड बाइंडिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टेस्ट करवा लेने हैं आपने। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज में वो पॉजिटिव होंगे। दूसरा, ग्रेव्स डिजीज जो आई वाले साइंस है ना वो सिर्फ ग्रेव्स डिजीज में ही होते हैं। तो आपको उससे भी जो है वो, अगर आई साइंस दिए हुए हैं तो फिर आपने सबसे पहले अपना रखना है ग्रेव्स को रखना है। उस तरह फीमेल्स में कॉमन होती है ग्रेव्स। उसके अलावा इन्होंने तो सारा लिखा हुआ है मैं आपको, साइन एंड सिम्टम्स आपको सारे पता ही हैं। आई साइंस आपको याद करने हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए लाजमी, लिड रिट्रैक्शन, लिड लैग, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ठीक है, और नेफ्जिगर साइन, जेफरी साइन, मोबियस साइन, ये वाले आपने क्लिनिकल के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा थायराइड ब्रूई हो सकती है, ग्रेव्स डिजीज में कॉमन है। ठीक है, थायराइड ब्रूई का क्या मतलब है, आप अपर पोल पे उसके ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको ब्रूई जो है वो सुनाई देगी। ठीक है, उसके अलावा कार्डियक साइंस कौन से होते हैं, अक्सर इसमें आया होता है। थायराइड अगर आया हुआ है ना तो कार्डियक क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको कॉमनली, नहीं, अच्छा एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन को जो है वो आपने ज़रूर रखना है। थायराइड थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट है तो उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अक्सर पता नहीं इधर देते हैं या नहीं, लेकिन बाकी एमएलई यूएसएमएलई वगैरह के जो एमसीक्यूज हैं उसमें इस तरह दिया होता है। थायराइड का पेशेंट है उसकी जो एसोसिएशन एट्रियल फिब्रिलेशन से होती है, और एट्रियल फिब्रिलेशन की एसोसिएशन किस चीज़ से, किस चीज़ का रिस्क इंक्रीज हो जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट्स में, एम्बोलिक स्ट्रोक्स का। एम्बोलिक स्ट्रोक्स का। ठीक है, या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, कुछ भी हो सकता है उसको, पेरिफेरल एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस तरह का उन्होंने बना के दिया होता है, उसमें आपने सोचना ही है अगर आए आपको। और मायोपैथी या डर्मोपैथी जो है उसमें क्या होता है, डर्मोपैथी में क्या होता है, मतलब स्किन की क्या प्रॉब्लम होगी ग्रेव्स वालों को, एक्सोडीमा। एक्सोडीमा ग्रेव्स में होता है। हाइपो में नहीं होता वो। ठीक है, मिक्सोडीमा इसका जो प्रीटिबियल मिक्सोडीमा हम कह देते हैं उसको, लेकिन मिक्सोडीमा जो टिपिकल है ना वो हाइपो में होता है। तो इसको और उसको डिफरेंशिएट आपने कर लेना है। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट होगा, सेम जगह पे होगा मिक्सोडीमा, सेम उसी तरह होगा। आप इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ना वो आपको डिफरेंशिएट करेंगी, और दूसरा सिम्टम्स डिफरेंशिएट करेंगे। एक में हाइपरथायराइडिज्म के डिफरेंस सिम्टम्स होंगे, और एक में हाइपोथायराइडिज्म के डिफरेंस होंगे। ठीक है, डायग्नोसिस पढ़ देता हूँ मैं एक दफ़ा दोबारा। T3 T4 विल बी रेस्ड, TSH विल बी लो, थायराइड स्कैन सिर्फ आपने तब करवाना है जब आपको नोड्यूलैरिटी मिले उसके अंदर। ठीक है, नोड्यूलैरिटी जो होती है वो, उसमें फिर आप चेक करते हो कि जो T3 T4 है वो सिर्फ इस नोड्यूल की वजह से बढ़ रहे हैं या पूरा ग्लैंड ही हाइपर एक्टिव हुआ हुआ है। ठीक है, उसमें फिर वार्म नोड्यूल होते हैं, हॉट नोड्यूल होते हैं और कोल्ड नोड्यूल होते हैं। तो थायराइड स्कैन के ऊपर, थायराइड स्कैन में बेसिकली आप क्या करते हो, रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हो। रेडियो एक्टिव आयोडीन का अपटेक आप मेजर कर रहे हो तो गैमा कैमरा से, न्यूक्लियर मेडिसिन है ये भी। इसमें जो नॉर्मल अपटेक होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये वार्म जगह है। ठीक है, जिसमें इंक्रीज्ड अपटेक होगा, ग्लैंड से ज्यादा हो रहा होगा, बाकी ग्लैंड से ज्यादा। अगर कोई नोड्यूल है उसमें ज्यादा अपटेक हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी एक्टिविटी बाकी ग्लैंड से ज्यादा है। और अगर नोड्यूल प्रोड्यूस नहीं कर रहा कुछ भी तो उसमें अपटेक ग्लैंड से कम होगा, तो उसको हम कहेंगे कोल्ड नोड्यूल। और कोल्ड नोड्यूल का फनैक और बायोप्सी करना बहुत जरूरी है। क्यों, यूजली जो नेक्स्ट आता है उनके। नियोप्लास्टिक प्रेगनेंसी के चांसेस कोल्ड नोड्यूल्स में सबसे ज्यादा होते हैं।
और ट्रीटमेंट क्या है जी? मेडिकल ट्रीटमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं, उसमें कौन कौन सी हो सकती हैं? कार्बामेज़ोल, पीटीयू। कार्बामेज़ोल, प्रोपाइल थायोरेसिल हो सकती है। प्रेगनेंसी में कौन सी दे सकते हैं? दोनों दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द ट्राइमेस्टर। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी दे सकते हैं? कार्बामेज़ोल देते हैं, सेकंड थर्ड में पीटीयू दे सकते हैं। ठीक है। और आयोडाइड भी दे सकते हो आप इसमें, ठीक है। आयोडाइड जो है वो क्या करता है, वो भी अपटेक एक तरह से, आयोडीन अलग है, आयोडाइड अलग है। तो आयोडाइड जो है वो आप इसमें एंटी थायराइड के तौर पे दे सकते हो। अब ये आपका फेल हो जाएगा अगर, तो आप क्या करोगे? सर्जरी करोगे ऑब्वियसली। उसमें फिर उसकी टाइप्स हम एट द एंड देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थायराइडेक्टमी क्या क्या है और उसके प्रॉब्लम क्या होंगे आप। हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? गाइस भाई वो क्या मसला डेफिशिएंसी भी हो सकती है? क्या हो सकती है? है। आयोडीन डेफिशिएंसी हो डेफिशिएंसी। जाएगी आयोडीन की। उसके अलावा अच्छा, हाशिमोटोज वगैरह डेफिशिएंसी भी हो हो सकती है। सकते हैं। पहले तो कंजेनिटल होगा कि थायराइड एजेनेसिस थायराइड फॉर्म ही कभी नहीं हुआ। ठीक है, कंजेनिटल या क्रेटिनिज्म वो हो गया आपका। फिर और एक्वायर्ड में होगा या आपने सर्जरी करा ली या आपने कभी खाया ही नहीं आयोडीन डेफिशिएंसी, या आप एंटी थायराइड ड्रग्स ले रहे हो, या ऑटो इम्यून हाशिमोटो थायराइडाइटिस होगी। ठीक है, हाशिमोटोज जो है वो उसको देखेंगे थोड़ा। थायराइडाइटिस आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। रेडिएशन, आपने इसके ट्यूमर के लिए अगर रेडिएशन वगैरह करवाई है ना, या थायराइडेक्टमी करवाई है, तो ये भी बहुत कॉमन कॉज है किस चीज़ का? हाइपोथायराइडिज्म का। ठीक है, बाकी एंटी थायराइड ड्रग्स दे रहे हो उसकी वजह से हो सकती है। प्राइम सेकेंडरी भी हो सकता है, हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी जो एक्सिस है वहाँ से जो हार्मोन्स आ रहे हैं वो ना आए, अगर ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं तो वो बहुत लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे हाइपोथायराइडिज्म के? फटीग, लेथार्जी, कोल्ड इंटॉलरेंस। उसके अलावा वेट गेन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और ठीक है, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ट्राई। सारी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट जो मैं हाइपर में हो रही थी उनसे ऑपोजिट हो जाएगा मुझे। ओके, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, मैं एक बात कर रहा था कि एमसीक्यू में ना आपसे काफ़ी दफ़ा मैं पूछा होता है ये, या रूल आउट करने के लिए आया होता है, इसके टेंडन रिफ्लेक्सेस को क्या करता है ये हाइपोथायराइडिज्म में? आवाज़ आ रही है मेरी? स्लो कर देगा। स्लो कर देगा। ओके, इसमें जो है वो स्लो रिलैक्सेशन फेज जो है ना टिपिकली हाइपोथायराइडिज्म में होता है। या आपके पास्ट वाले जो आप एमसीक्यूज करोगे उसमें भी 2-3 आए हुए हैं इस तरह के, तो उनका आंसर जो है वो हाइपोथायराइड है उनमें से एक दो का। उसमें क्या होता है? स्लो रिलैक्सेशन फेज होता है, यानी जब एक दफ़ा आप जो है वो एलिसिट तो करवा दोगे, जब रिलैक्सेशन होगी उसकी तो वो आराम आराम से होगा। ठीक है, उसका साइन का नाम है वॉल्टमैन साइन, लेकिन आप ना भी याद करो तो आपके खैर है। खास तौर पे कौन सा? एंकल जो ये नी जर्क जो है ना, खास तौर पे ये वाला जो है आपका होगा, बाकी सारे ही हैं इसी तरह। डायग्नोसिस आपको कैसे होगा? T3 T4 विल बी लो, TSH विल बी रेज्ड इन प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, और TSH जो है वो लो हुआ होगा, T3 T4 भी लो हुए होंगे, सारे लो हुए होंगे अगर प्राइमरी कॉज की वजह से। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि ये उनकी हाशिमोटो वगैरह तो नहीं है, तो उसमें फिर आप ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज वगैरह करा सकते हो। कौन सी करवाते हैं? TCO थायराइड पेरोक्सिडेज। एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज, ओके। और जो ग्रेव्स डिजीज है उसमें कौन सी होती है?
थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, ठीक है, TSI। ये थायराइड रिसेप्टर बाइंडिंग एंटीबॉडीज का आपने लिखा है, ठीक है, सेम है ये TSI और ट्रीटमेंट क्या होगा? थायरॉक्सिन आपने देना है इनको। उसकी डोज जो है वो अगर आप याद करना चाहो तो 150 माइक्रोग्राम पर डे के लिहाज से, ठीक है। डिस्क्रीट थायराइड नोड्यूल मतलब एक ही अगर थायराइड नोड्यूल हो तो वो क्या, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? ये तो अभी हमने पढ़ा ना, पूरा एनलार्ज्ड हुआ है विद नोड्यूलैरिटी या डिफ्यूज एनलार्जमेंट है। अगर सिर्फ एक नोड्यूल बनाओ बाकी थायराइड ग्लैंड ठीक हो, फिर इसका हम क्या करेंगे? कि दो तरह से हो सकते हैं, उसको सॉलिटरी नोड्यूल हो सकता है या डोमिनेंट नोड्यूल हो सकता है, ठीक है। सॉलिटरी नोड्यूल क्या होगा? अकेला नोड्यूल, बाकी सारा कुछ नॉर्मल है, सिर्फ एक नोड्यूल बना हुआ, तो उसको हम सॉलिटरी नोड्यूल कहेंगे। और अगर हम डोमिनेंट नोड्यूल, डोमिनेंट का क्या मतलब होता है कि लाइक डोमिनेट कर रहा है वो बाकी ग्लैंड के ऊपर। तो बाकी ग्लैंड के ऊपर कैसे डोमिनेट करेगा? जब बाकी ग्लैंड भी एनलार्ज्ड हुआ होगा या बाकी ग्लैंड के अंदर भी एबनॉर्मेलिटी होगी। सॉलिटरी नोड्यूल में सारा ग्लैंड नॉर्मल था, एक नोड्यूल था, जबकि डोमिनेंट नोड्यूल में क्या होगा? सारे ग्लैंड में एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, प्लस एक नोड्यूल उनमें सबसे बड़ा होगा, तो जो सबसे बड़ा नोड्यूल है उसको हम डोमिनेंट नोड्यूल कहेंगे, ठीक है। सॉलिटरी नोड्यूल जो होती है, सॉलिटरी नोड्यूल होगा जो उसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस हाई होते हैं। इसी तरह कोल्ड नोड्यूल अगर रेडियोएक्टिव आयोडीन स्कैन पे जिस तरह मैंने बताया उसमें मेलिग्नेंसी के साइंस हाई होते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको सिनेरियो आएगा उसमें जो है वो इसी तरह एक एक क्लू दिया हुआ था आपको, तो उससे आपने पिकअप करना है कि क्या मसला होगा। डायग्नोसिस आप क्या करोगे? वो उसी तरह चलोगे, T3 T4 TSH करवाओगे, ये देखोगे कि नोड्यूल टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। उसके बाद आप थायराइड स्कैन करवा लोगे, देख लोगे वार्म नोड्यूल है, कोल्ड नोड्यूल है या हॉट नोड्यूल है। ये समझ आ गया आपको तीनों में किस तरह होगा? फिर आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के देख लेना है उसकी एक्सटेंशन कैसी है, सिस्टिक तो नहीं है या वगैरह वगैरह। फिनेक करवा सकते हो आप, उस पर आप सब कुछ डायग्नोस कर सकते हो, न्यूप्लास्टिक लीजन्स एक्सेप्ट आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फॉलिकुलर एडिनोमा या फॉलिकुलर कार्सिनोमा, और आप बायोप्सी करवा सकते हो, ठीक है। बायोप्सी की फर्दर टाइप्स होती हैं, एक्सीजनल बायोप्सी, कोर कट बायोप्सी वगैरह, वो हम डिटेल में थोड़ा सा जो है वो ब्रेस्ट में देखेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका क्या क्या हो सकता है? एक नोड्यूल है उसका क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेगा? आप टेस्ट से देख सकते हो ना, हमने कौन कौन से टेस्ट करवाए हैं, हम क्या क्या रूल आउट किया, T3 T4 TSH पे क्या रूल आउट किया हमने? एडिनोमा चलो रूल क्या आउट किए? एडिनोमा एडिनोमा कार्सिनोमा तो उस पे रूल आउट तो नहीं कर FNAC सकते पे हम। रूल आउट किए। नहीं, रूल आउट तो नहीं कर सकते, सॉरी। हम ये देख सकते हैं कि टॉक्सिक एडिनोमा है या नॉन टॉक्सिक है, बस इतना ही हम देख सकते हैं उस पर T3 T4 TSH पे, बाकी ठीक तो है। हम कुछ नहीं देख सकते। अच्छा, और आप ये तो कह सकते हो ना कि ये कोई मेलिग्नेंसी है, ठीक है। एडिनोमा सिस्ट है सॉरी कि ये नहीं, कोई ट्यूमर है, अल्ट्रासाउंड पे देखा है। सिस्ट है थायराइड कि सिस्ट तो नहीं है, वो भी देख लिया सिस्ट आपने, के ठीक है। लिम्फ नोड्यूल। नोड हो सकते हैं इस एरिया में, वो हो सकते हैं। थायराइड आपका थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट हो सकती है, वो आपने रूल आउट कर ली, ठीक है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा, फॉलिकुलर एडिनोमा आपके DD में आ जाएगा। बस यही है आपका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये कार्सिनोमा है तो आप निकाल दोगे उसको, या एडिनोमा और कार्सिनोमा में आपने डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा आपसे, तब भी आप उसको निकालोगे। फिर आप बाद में देखोगे, एक्सीजनल बायोप्सी इसको कहते हैं। एक्सीजन करने के बाद आप देखोगे कि कैप्सूल इन्वेड कर रहा था या नहीं कर रहा था, और अगर कर रहा था तो आप फर्दर टेस्टिंग करोगे, कहीं मेट्स वगैरह तो नहीं है, कहीं नोडल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, इस तरह की चीज़। उसके अलावा अदर, हाँ यही आपकी हैं। रिस्क ऑफ कार्सिनोमा आपको लग रहा है नेक पे पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। एज बहुत कम तो नहीं, 20 से ज़्यादा है या 50 से ज़्यादा है? 20 से कम है या 50 से ज़्यादा एज है, तो तब आप कर दोगे, निकाल दोगे उसको। मेल सेक्स, हार्ड एंड फिक्स्ड, लिम्फेडिनोपैथी है साथ, टॉक्सिक एडिनोमा आपको मिल गया है, प्रेशर सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं, तो ये सारी इंडिकेशंस होंगी। अगर डिस्क्रीट नोड्यूल आपके पास आया है, एक ही नोड्यूल है, बाकी
सॉलिटरी हो सकता है या डोमिनेंट नोड्यूल है, तो उसको आपने कब उसकी सर्जरी कैसे करनी है, कब करनी है। ठीक है, रेट्रोस्टेनल गॉइटर ये आ गया आपके पास। रेट्रोस्टेनल गॉइटर में क्या होता है? रेट्रोस्टेनल एक एक्सटेंशन हुई होती है जिसकी वजह से स्टेरनम के डिस्फेजिया, नीचे किया हुआ है डिस्निया क्वार्टर। और यस एंड जो आपके सुपीरियर वीना केवा वगैरह मतलब वेन्स हैं, उनको जो है कंप्रेस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेम्बर्टन साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पेशेंट जो है उसको डिफिकल्टी हो जाएगी स्वॉलिंग में, और उसमें उसमें आप क्या करते हो, पेम्बर्टन साइन से आपको पता लग जाएगा, परकशन पे आपको पता लग जाएगा। आपने करवाना क्या है, एक्सरे चेस्ट करवाना है। ठीक है, उसमें आपको नज़र आ जाएगा, सीटी स्कैन जो है वो उसमें और अच्छा नज़र आ जाएगा आपको। तो ये जो है वो आपकी मॉडलिटी इस हिसाब से करना है। आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आप एंटी थायराइड ड्रग्स दोगे। ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग से ठीक हो जाता है तो सही है, वरना आप रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हो। लेकिन रेडियो एक्टिव आयोडीन से जो है वो सिम्टम्स वर्स भी हो जाते हैं, इसलिए मोस्टली जो है वो अगर एंटी थायराइड से ठीक ना हो, एंटी थायराइड ड्रग से, तो आप सर्जरी की तरफ जाते हो। ठीक है, सर्जरी करके आपको रेट्रोस्टेनल जो उसकी एक्सटेंशन है उसको ऊपर निकाल के उसको मतलब एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। तो इतनी खास नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है तो फिर आपको स्टर्नम को डिवाइड करके स्टर्नोटमी भी करनी पड़ सकती है, जिस तरह मीडियास्टेनम में या कार्डियक आपने करना हो कुछ प्रोसीजर जिसमें मीडियन स्टर्नोटमी करते हो आप। और थायराइडाइटिस भी हैं इसमें, लेकिन आपके वो मोस्टली नहीं आते होते, वो मेडिसिन में ही आते हैं, वो भी कभी कभी एमसीक्यूज में। उसके बाद जो है वो हम ट्यूमर्स पढ़ लेते हैं। उनके ट्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं थायराइड में? बिनाइन ट्यूमर्स हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं। बिनाइन यूजुअली टॉक्सिक एडिनोमा होता है या सिंपल एडिनोमा होता है। ठीक है, और जो आपके मेलिग्नेंट हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक और मेडुलरी कार्सिनोमा। ठीक है, इन सब का ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली इन सब में जो है वो ट्रीटमेंट थायराइडेक्टमी है। बाकी आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे इनकी बेसिस पे, ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इनमें से ट्यूमर मार्कर्स हैं किसी के आपके पास? मेडुलरी कार्सिनोमा का कोई ट्यूमर मार्कर है? आरईटी प्रोटॉन का जीन, आरईटी है इसका, और कैल्सिटोनिन तो भी, प्रोटो ऑन्कोजीन हुआ ना। हाँ, वो प्रोटो ऑन्कोजीन तो मतलब जेनेटिक्स पे आपको पता लगेगा। अगर आप और ब्लड में आल्सो किसी चीज़ के लेवल और देखना चाहते कोरियो हो, एम्ब्रियोनिक एंटीजन भी, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन एंड कैल्सिटोनिन इसके जो है वो या कार्सियोनिक। चीज़ें हैं। ठीक है, सीईए और किस चीज़ में यूज होता है, और किस चीज़ का मार्कर है, ट्यूमर मार्कर है? कोलोन कैंसर का। हाँ, मुझे भी कोलोरेक्टल कैंसर याद आ रहा है, तो शायद उसी का है। तो ये ट्यूमर पेनक्रियाटिक मार्कर्स मैंने आप पैंक्रियाटिक का पेनक्रिया वो- नहीं नहीं, कोलोरेक्टल का तो है, पेनक्रियाटिक का भी शायद है, पता नहीं है, याद नहीं है इसी से। नहीं, उसका नॉन स्पेसिफिक शायद लिखा हुआ था। और कोलोरेक्टल का आपने जो है वो ये चीज़ें आपने याद करनी है, आपको बहुत कम आती हैं, इस तरह के कॉमन चीज़ें आपने मिस नहीं करनी। बाकी इतने मुश्किल मुश्किल एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हो, पता नहीं क्या क्या उसमें आया होता है। चलो खैर, बाकी आपको हिस्टोलॉजी पे पता लगेगा कि जो है क्या मसले हैं इसमें, क्या डिफरेंशियल वो क्या डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, उसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, थायरॉइडेक्टमी आपने कर देनी है, और कुछ खास इतना पढ़ने वाला नहीं है। बाकी इसके एसोसिएशन है वो आपको मेडिसिन में आएगी, मैन 1A मैन 2A इनके साथ एसोसिएशन क्या है। तो मेडुलरी कार्सिनोमा जो होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, मैन 2A जो है। ठीक है, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया उसकी जो टाइप 2A है उसके साथ एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा इनकी डिटेल्स करने की कोई आपको खास ज़रूरत नहीं है। हाँ, TNM क्लासिफिकेशन आपने करनी है। TNM क्लासिफिकेशन क्या है, याद ही करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, प्राइमरी ट्यूमर 1 सेंटीमीटर से कम है तो T1, अगर 1 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है 4 सेंटीमीटर तक T2 रहेगा, 4 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है तो T3, और अगर कैप्सूल को इन्वेट कर देता है या बियॉन्ड कैप्सूल चला जाता है तो T4।
ठीक है। मेट्स हैं तो M1, मेट्स नहीं है तो M0। और नोडल इन्वॉल्वमेंट कैसे है, रीजनल लिफ नोड्स इन्वॉल्व हैं अगर, जिसमें पहला ड्रेनेज हो रहा है इसके अंदर, तो नहीं है इन्वॉल्व तो N0, और अगर इन्वॉल्व है तो N1। तो सिंपल सा है ये थायराइडेक्टमी की टाइप्स हैं। अच्छा, थायराइडेक्टमी, टोटल थायराइडेक्टमी हो सकती है। टोटल थायराइडेक्टमी में क्या होगा, दोनों लोब्स निकल जाएंगे, पूरा थायराइड निकल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सब टोटल हो सकती है। सब टोटल में आपने क्या करना है, एट ग्राम्स ऑफ थायराइड आपने एक साइड पर जो है वो, और दोनों साइड्स पर जो है वो आपने छोड़ देना है सब टोटल में। और नियर टोटल में क्या करना है, यही 8 ग्राम्स जो है वो आपने एक साइड पे छोड़ना है, ठीक है। और इसके अलावा लोबेक्टमी हो सकती है। लोबेक्टमी में आपने क्या करना है, लोबेक्टमी में इस्थमस, तो अच्छा इस्थमस जो है ना वो हर प्रोसीजर में निकलेगा, चाहे वो लोबेक्टमी हो चाहे इससे ऊपर वाला कोई हो। और लोबेक्टमी में जो है वो एक लोब रह जाएगा आपका, एक लोब आप जो है वो निकाल दोगे विद इस्थमस। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, 8 ग्राम्स है एक में और एक में 4/4 सेंटीमीटर है, ये आपने जो है वो छोड़ना होगा, ठीक है। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन कैसे होती है, प्री ऑपरेटिवली जब भी आपने थायराइड को जो है वो ट्रीट करना है तो पेशेंट क्या होना चाहिए, यू थायराइड होना चाहिए। पेशेंट के T3 एंड T4 लेवल्स विद इन नॉर्मल रेंज होने चाहिए, अदरवाइज आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उसमें। तो यू थायराइड करने के लिए आप क्या करोगे, उसकी आपको याद कर लो तो अच्छी बात है। डोज कार्बिमाजोल आपने देनी है। बोलो बोलो, एंटी थायराइड ड्रग्स ही देंगे ना? यस, कार्बिमाजोल देनी है आपने 3 टाइम्स अ डे 10 मिलीग्राम, ठीक है। और जब यू थायराइड हो जाएगा तो आप यही इसी डोज को जो है वो कम कर दोगे, 5 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे आप देना शुरू हो जाओगे। बाकी ये तो आपने मेडिसिन में पढ़ा ही हुआ है कि पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T3 to T4 को रोकना अगर आपने, तो उसके लिए बीटा ब्लॉकर्स यूज होते हैं, ठीक है। एक अच्छा, एक तो MCQ इसमें आए हुए थे, उसमें ना आप उसने बताया हुआ था कि पेशेंट इज हाइपरथायराइड और उसके अंदर कोई आई साइंस भी नहीं है, उसके अंदर कोई थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज भी नहीं मिली हैं, और तो आप उस पेशेंट को क्या ट्रीट करोगे, कार्बिमाजोल दोगे, प्रोपाइलथायोरेसिल दोगे, आयोडाइड दोगे, बीटा ब्लॉकर्स दोगे, या प्रेडनिसोलोन दोगे? बीटा ब्लॉकर्स। क्या ख्याल है इस बारे में? बीटा ब्लॉकर्स देंगे। है क्या इसका? थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल है। थायराइड रेज है, TSH नॉर्मल है, और मतलब T3 T4 रेज्ड है, TSH नॉर्मल है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज नहीं है। PTU देना चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स नहीं, PTU देना चाहिए। PTU। अच्छा, उसका आंसर वैसे प्रेडनिसोलोन था, क्योंकि थायराइडाइटिस की वजह से जो है ना थोड़ी देर के लिए हाइपरथायराइड स्टेट डेवलप हो जाती है, ठीक है। जब आप हाइपरथायराइडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस के जब आप कॉजेज पढ़ रहे होगे तो उसमें थायराइडाइटिस भी एक कॉज है, इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, तो जो प्री फॉर्म्ड थायराइड हार्मोन होता है ना वो रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से T3 T4 तो रेज होते हैं, लेकिन TSH नॉर्मल होता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी नहीं है, आई साइंस भी नहीं है, और क्योंकि ग्रेव्स नहीं है, इसको ग्रेव्स की वजह से हाइपरथायराइड नहीं है, तो इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हो आप। मुझे भी नहीं आता था, खैर है। स्टेप्स ऑफ थायराइडेक्टमी, सबसे पहला स्टेप तो यही है, आपने बताना है कि यू थायराइड करना है आपने पेशेंट को। यू थायराइड करके आपने जनरल एनेस्थीसिया दिया, नेक को एक्सटेंड किया, ऑपरेटिंग टेबल पे उसको लिटा दिया। ट्रांसवर्स इंसिजन आपने देनी है 2 से 3 सेंटीमीटर अबव द कॉलर, अबव द स्टर्नम, इसको कॉलर इंसिजन भी कहते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस स्किन निकालिया, स्किन जो आपने डिवाइड किया, सबक्यूटेनियस टिश्यू को वो किया, और फिर नीचे क्या आ जाएगा, प्लेटिस्मा, ठीक है। प्लेटिस्मा जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ यहाँ पे आप जो है उसको डिवाइड कर देते हो। उसके बाद आपने अब जो मसल्स आ जाएंगे ना, स्ट्रैप मसल्स, अब आपने जो है वो इंसिजन नहीं देना, आपने जो है वो उनको ब्लंट डाइसेक्शन करनी है इससे आगे सारी,
तो स्ट्रैप मसल्स को जो है वो आपने डिवाइड कर देना है, लाइक मिड लाइन में जो है वो वर्टिकली उनको साइड पे कर देना। ठीक है, सामने आपको क्या नजर आएगा, इस्थमस नजर आएगा आपको उसके थायराइड ग्लैंड का, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग के आगे। ठीक हो गया। अब इसमें जो है वो बहुत कॉमन क्वेश्चन एक एमसीक्यू आता है कि इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होने के क्या चांसेस होते हैं। तो रिकरेंट रेंजियल नर्व जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो थायराइड में डैमेज होती है। बाकी इसके स्टेप्स हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है अपर पोल को। अपर पोल पे जो है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड वेन को लाइगेट करना है, और आइडेंटिफाई किस चीज़ को करना है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को। और लोअर पोल पे आपने क्या करना है, इंफीरियर थायराइड वेसल्स और वेसल्स को और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को आइडेंटिफाई करना है। तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करके आपने मतलब लाइगेट करके जो है वो बचाना है आर्टरीज वगैरह को। बेरीज लिगामेंट को डिवाइड करना है आपने। बेरीज लिगामेंट क्या होता है, क्या अटैचमेंट होती है बेरीज लिगामेंट की? क्या पढ़ा हुआ है अभी तो बात किया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिंग है, तो बेरीज लिगामेंट किस चीज़ का अटैच कर रहा है थायराइड को, जिसकी वजह से वो स्वॉलिंग के साथ और वो था, कोई नहीं, चलो ट्रैकिया के साथ उसको अटैच किया हुआ है उसने, तो उसको जो है वो आप निकाल दोगे, मतलब डिवाइड कर दोगे उसको। ठीक है, तभी आप मोबिलाइज कर सकते हो थायराइड को। अच्छा, ये पता नहीं पिछले वाला रिकॉर्ड हुआ या नहीं, ये मीटिंग बंद खत्म हुई थी या चल रही थी? चल रही थी मीटिंग चल मीटिंग, रही थी, मैंने मैंने दोबारा से पॉज की थी रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, तो पॉज की थी। हाँ जी, मैंने पॉज की थी, एंड नहीं की थी रिकॉर्डिंग। पता नहीं, अब मैंने दोबारा चलाई है आगे वो या नहीं, चलो दोबारा पढ़ लेंगे। हो रही होगी, इस पे आ तो रहा है रिकॉर्डिंग का, हो रही होगी। अब आ रहा है साइन हाँ हाँ आ रिकॉर्डिंग, जी, रहा है। आ रहा है अभी। तो वो पॉज हुई भी है फिर भी आ रहा हाँ है, आया तो वो हुआ है। पॉज, तो एड्रीनल मेडुला का ट्यूमर है ये, और इसमें आपने रूल ऑफ 10 याद रखना है। तो 10% एड्रीनल ग्लैंड से बाहर होता है, ये 10% बाईलेटरल होता है, यानी दोनों एड्रीनल्स में होगा। 10% फेमिलियल होता है, फैमिली में रन कर रहा है जेनेटिक कॉजेज की वजह से। 10% बच्चों में होता है, और 10% जो है वो मलिग्नेंट मलिग्नेंट होने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, एसोसिएशन जिस तरह हमने मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की पढ़ी है, MEN2A के साथ है, इसी तरह फियोक्रायोसाइटोमा की किसके साथ है, 2-3 के साथ है। MEN2 के साथ भी है इसकी, और VHL डिजीज होती है, और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस है, इनके साथ ये एसोसिएशन पूछी जाती है, तो इसलिए आपको आनी चाहिए। मेन सिंड्रोम्स आपको नाम जो है ना उसमें जो जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हाइपर पैराथायराइड और पेंक्रियास के प्रॉब्लम होते हैं उसमें, फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, और एक दो चीज़ें होती हैं वो पता होनी चाहिए। बहरहाल क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, यूजली जो है वो क्लिनिकल फीचर्स के कंप्रेशन वगैरह की वजह से तो नहीं होते, वो जो ये रिलीज कर रहे हैं ना सेरोटोनिन, उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, कैटेकोलम्यूज की रिलीज की वजह से। हाँ सॉरी, वो कार्सिनोइड में होती है। हाँ, कैटेकोलामीन्स रिलीज की वजह से होती है। कैटेकोलामीन्स क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन क्या करते होते हैं? पैथेटिक।
हाइपर टेंशन करवाएंगे, हाँ वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और हार्ट रेट को भी इंक्रीज करते हैं, पाल्पिटेशंस होना शुरू हो जाएंगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, अगेंस्ट काम करते हैं इंसुलिन के, ठीक है। उसके अलावा नौजिया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे। इसके डायग्नोसिस आपका कैसे होगा? यूजुअली जो है वो आप कैटेकोलामीन के लेवल्स करवा सकते हो, उनके जो क्या कहेंगे उनको, 24 hours urine में मेटाबोलाइट्स विनाइल मेंडेलिक एसिड यूरिन में चेक करते हैं ना। यस, मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड और मेटानेफ्रेंस, वो आप चेक कर सकते हो, यूरिनरी एक्सक्रीशन उनकी, ठीक है। इसके अलावा बायोप्सी इतनी इसमें नहीं करते, जिस तरह बाकी सब ट्यूमर्स में जो है वो अक्सर बायोप्सी का ऑप्शन होता है, प्यूगरमासाइटोमा में आपने नहीं करनी होती, तो ये आपने ये एक बात यहाँ पे अलग से याद करनी, ठीक है। सीटी स्कैन जो है उसके ऊपर सबसे सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक रिजल्ट होगा उसका, उसके ऊपर डायग्नोज हो जाएगा ये। उसके अलावा आप जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन के थ्रू सिंटिग्राफिक स्कैनिंग भी करवा सकते हो, उसमें कौन सा यूज़ होगा? सब्सटेंस 131 MIBG, ठीक है, 131 मेटा आयोडो बेंजाइल गाइडीन। तो ये आपको पता है न्यूक्लियर मेडिसिन का क्या प्रिंसिपल होता है कि एब्जॉर्प्शन देखते हैं, अगर वो एब्जॉर्प्शन बड़ी भी होगी तो उसकी आपको पता लग जाएगा कि प्राइमरी ट्यूमर कहाँ पे है और नॉर्मल से ज़्यादा है एब्जॉर्प्शन या नहीं। उसके अलावा डिफरेंशियल क्या होगा? जो हाइपरटेंशन के डिफरेंट कॉजेज हैं वो डिफरेंशियल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज में एंजाइटी हो जाती है तो उसका डिफरेंशियल हो सकता है, और हाइपरथायराइड में भी इसी हाइपरथायराइड तरह के वाले प्रॉब्लम होते हैं, सिम्टम्स होते आपको हैं। पाल्पिटेशंस होती हैं, टैकीकार्डिया होता है, एंजाइटी भी हो जाती है हाइपरथायराइड वालों को, तो वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो और फंक्शनल बॉल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फंक्शनल बॉल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, ऐसे डायरिया कॉन्स्टिपेशन ही हो रही होती है उसमें बेसिकली, लेकिन उसका कोई कॉज नहीं मिल रहा होता आपको, जिस तरह फॉर एग्जांपल जो IBS है आपका, ठीक है, उसमें आपको कॉज नहीं आज तक मिला कि क्या है, तो वो फंक्शनल बॉल डिजीज है। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप इसके अगेंस्ट जो काम करती हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कैटेकोलामीन्स की, वो ड्रग्स दोगे, यानी सिम्पैथोलिटिक्स, ठीक है। उसमें आप बीटा अल्फा ब्लॉकर्स ब्लॉकर, दे सकते हैं। यस, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये वाली चीजें दोगे। अल्फा ब्लॉकर्स क्या करेंगे? ब्लड वेसल्स पे होते हैं ना, तो ब्लड वेसल्स पे उसको बाइंड नहीं होने देंगे, तो हाइपरटेंशन वाला जो प्रॉब्लम हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे? हार्ट के ऊपर होते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, टैकीकार्डियाज एंड एरिथमियाज, ठीक है। और वैसे इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है। सर्जरी आपने ऑब्वियसली सर्जिकल रिसेक्शन आपने कर देनी है, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर के नेम भी है, फिनॉक्सीबेंजामीन अल्फा ब्लॉकर है, और प्रोपेनोलोल आप जो है वो बीटा ब्लॉकर दे सकते हो। और एक्सीजन जो है वो आपके पास 3 अप्रोचेज हैं, लेप्रोस्कोपिक है, लेप्रोटमी या ओपन करके आप कर दो। उसके अलावा पोस्टीरियर अप्रोच है, बैक से हो जाएगी वो, ठीक है। और मेलिग्नेंसी के चांसेस 10% है, ये आपको पता लग गया। और मेलिग्नेंसी में आपने सर्जिकल एक्सीजन करनी होती है, और उसके बाद माइटोटेन एक जो है वो ड्रग है, वो आपने कीमोथेरेपी के तौर पे जो है वो आपने देनी है, ठीक है। हम्म। इसके अलावा आप रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हो, जिससे हमने डायग्नोसिस किया, जिस तरह आयोडीन 131 से हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन भी कर सकते हैं, डोज का फर्क है। उसी तरह 131 जो मेटा आयोडो बेंजाइल गाइडीन है, उससे आप जो है ट्यूमर का मेलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट भी कर सकते हो इसमें। तो दीज आर सम सिंपल थिंग्स अबाउट फियोग्रामासाइटोमा। हम जो है वो 10 मिनट्स की ब्रेक है, 7:30 पर इंशाल्लाह जो है वो ब्रेस्ट पढ़ेंगे। ट्रिपल असेसमेंट यूजुअली वाइवा में पूछा जाता है, एग्जाम में भी आ जाए आपके शायद। तो ट्रिपल असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट डिजीज हम कैसे करते हैं? उसमें 3 उसमें थिंग्स हैं। क्लिनिकल असेसमेंट, जिसमें हिस्ट्री आएगी, एग्जामिनेशन आएगा, जो भी लंप वगैरह है उसका एग्जामिनेशन, साइज कैसा है, साइट उसकी कंसिस्टेंसी, कोई स्किन चेंजेस तो नहीं है,
कोई डिस्चार्ज तो नहीं है एसोसिएटेड उसके साथ, ठीक है, पेनफुल है, पेनलेस है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगी। हिस्ट्री आपने क्या लेनी है, हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए यही डिस्चार्ज की, पेन की, उसके अलावा उसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, या अदर गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो म्यूटेशंस होती हैं BRCA1 BRCA2, ये जो हैं वो फैमिलीज़ में रन करती हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हो सकता है कोई ब्रेस्ट कार्सिनोमा, या फिर गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स की हिस्ट्री हो सकती है, एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो रेडियोलॉजिकल असेसमेंट है। रेडियोलॉजिकल असेसमेंट में आपको पता है अल्ट्रासाउंड होता है एंड एक्सरे, मैम यहाँ पे जो है वो क्या होता है, मैमोग्राफी। तो मैमोग्राफी आपका जो है वो टाइप चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। थेराप्यूटिक होती है, डायग्नोस्टिक होती है, सॉरी डायग्नोस्टिक होती है एंड स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग आप किसी भी जो है वो एज रिलेटेड होता है, वैसे आपने कब करवाना है। और डायग्नोस्टिक का हम उसको कहेंगे जब पेशेंट आपके पास लंप के साथ, डिस्चार्ज के साथ या किसी और कंप्लेंट के साथ आई है, तो आपने तब जो मैमोग्राफी कर रहे हो वो डायग्नोस्टिक होगी। और उसके अप्रोचेस में भी फ़र्क है। जो आपकी स्क्रीनिंग होगी उसमें आपने क्रेनियोकॉर्डियल व्यू एंड लैटरल व्यू लेना है, जबकि डायग्नोस्टिक जो होगी उसमें एज मैनी एज यू वांट, जिसमें आप लीजन को जो है वो सही तरह देख सको। उसमें फिर आपने उसके कैल्सिफिकेशन है कैसी है ये वगैरह देखना होता है। और अल्ट्रासाउंड पे तो आपको पता ही है, सिस्टिक लीजन होंगी तो अल्ट्रासाउंड पे बेटर होंगी, वैसे भी अल्ट्रासाउंड आपने करना होता है। और थर्ड चीज़ जो है वो हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस है। हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस में 3 तरह की आपके पास बायोप्सीज हैं। ट्रू कट बायोप्सी और कोर कट बायोप्सी है। उसमें जस्ट अ पीस ऑफ टिश्यू आपने लेना होता है। इंसिजनल बायोप्सी है उसमें भी, और एक्सीजनल बायोप्सी में आपने पूरा का पूरा जो है वो रिमूव करना है ब्रेस्ट, बाद में जो है उसकी आपने ब्रेस्ट या जो लंप है उसको रिमूव करना है, और बाद में उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस आपने करना है। उसके अलावा फनैक यहाँ पे भी अवेलेबल है आपके पास, और ठीक है। और इसकी जो है वो 95%, बल्कि सॉरी 99% है शायद, मेरे पास वैल्यू अभी अवेलेबल नहीं है। 99% जो है इसकी एक्यूरेसी है, यार ठीक है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी है, ये कार्सिनोमा को डिटेक्ट कर लेती है। यस, मेमोग्राम का पूछ रही थी कि एनी क्वेश्चन? ये हाँ हाँ मेमोग्राम की एज का पूछ रही थी 35 होती है या 45 क्योंकि इधर शायद 35 लिखी हुई है जनरल में 45 लिखी हुई है मुझे ऐसा लग रहा है कब से स्टार्ट करते हैं मेमोग्राम स्क्रीनिंग के लिए जो है वो 45 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वैसे अगर आप ये कहना चाहो कि कब कौन सा बेटर है मॉडलिटी, तो वो है कि आप जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाएगी उसके साथ जो है ना वो मैमोग्राम जो है उसका स्पेसिफिसिटी, या आप कह लो कि मतलब इमेजिंग उसके बढ़ती जाएगी, ठीक, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो वो होता है लेस डेंस होता जाएगा ना टिश्यू, इस वजह से। तो वो उसके लिए एज जो है वो 35 से नीचे है, 35 से ज़्यादा है। स्क्रीनिंग के लिए अलग एजेस हैं और वो डिफरेंट है, उसके लिए क्राइटेरिया कुछ, ठीक है। ठीक है अच्छा, क्या चल रहा था, हाँ, तो बस इसमें यही है आपके पास। उसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ये काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि यूनिलैटरल निपल डिस्चार्ज के आपने जो है वो कॉजेज बताने, तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं? डिस्चार्ज डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, सीरियस डिस्चार्ज हो सकता है, और प्यूरिलेंट हो सकता है, और समटाइम्स जो है वो वाइट डिस्चार्ज या मिल्क लाइक डिस्चार्ज हो सकता है। तो इनके आपने अलग अलग कॉजेज याद करने हैं। ब्लडी डिस्चार्ज में क्या हो सकता है, पेपिलोमा, डक्टिक्टेजिया में ब्लडी डिस्चार्ज होता है, और सीए ब्रेस्ट में, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज है ना, ब्लडी डिस्चार्ज, सीरियस डिस्चार्ज, और इन दोनों में ही आपका ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा प्यूरिलेंट डिस्चार्ज कब होगा, ऑब्वियसली जब अंदर कोई इन्फेक्शन इन्फेक्शन वगैरह या इस तरह का हुआ होगा, ठीक है, एब्सेस है या मास्टाइटिस है तो उसमें हो सकता है। और मिल्क तो आपको पता ही है, लैक्टेटिंग मदर है उसमें, और प्रोलैक्टिनोमा अगर है किसी को पिट्यूटरी एडिनोमा में तो हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म भी जो है वो एसोसिएटेड है, ये एमसीक्यू इन इसका आता है।
हाइपोथायराइडिज्म उसमें लिखा होता है, याद नहीं होता अक्सर ये कि हाइपोथायराइडिज्म में भी मिल्क डिस्चार्ज होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन नहीं होता उसके अंदर, और लैक्टेटिंग नॉन लैक्टेटिंग मदर है, उसका आपने एमआरआई किया है, कोई ट्यूमर नहीं है पिट्यूटरी में, और मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, तो व्हाट विल बी द कॉज? तो उसके कॉज जो है वो हाइपोथायराइडिज्म है। डिस्चार्ज फ्रॉम द सरफेस भी हो सकता है, ये तो है ना, निपल डिस्चार्ज हो रहा है सरफेस पे, अगर कोई एक्जिमा हुआ हुआ है, कोई पेजिस डिजीज हुई भी है, पेजिस डिजीज आपको पता है, उसमें भी फिर अंडरलाइंग जो है वो आपने चेक करना होता है, कार्सिनोमा की वजह से ही होती है वो। तो ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है, ख़ास तौर पे ये आई हुई हैं आपकी। इसके अलावा फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है? यंग पेशेंट होगी आपकी, ठीक है, एंड फर्म रबरी मोबाइल नोड्यू लम्प बना होगा उसके ब्रेस्ट में, और बिनाइन ट्यूमर है ये, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? आपकी सर्जरी है, इन्यूक्लिएशन आपने करना है, ठीक है। और इसके अलावा फ्लाइडिस ट्यूमर हो सकता है, वो थोड़ी सी ओल्ड एज हो जाएगी, 20 to 30 की जो है आपकी फाइब्रोएडिनोमा की है, 30 to 40 के करीब जो है फ्लाइडिस ट्यूमर होगा। ये नहीं आता, लेकिन फाइब्रोएडिनोमा अक्सर आया होता है आपके एग्जाम में। तो उसमें क्या होता है? लार्ज मैसिव ट्यूमर होता है, उसकी जो है वो नोड्यूलर सी सरफेस होती है, रफ सी, और अल्सरेट कर रहा होता है ओवरलाइंग स्किन को, ठीक है। तो यूजली जो है वो बिनाइन नहीं होता है, लेकिन मेलिग्नेंट भी हो सकता है। उसमें आपने लोकल एक्सीजन करनी होती है अगर स्मॉलर साइज का हो, और अगर जो है लार्जर साइज हो फिर आपको मैस्टेक्टमी करनी पड़ सकती है, ठीक है। और अगर रिकरेंस है तब भी आपने मैस्टेक्टमी करनी है, और अगर मेलिग्नेंसी के साइन है तो तब भी मैस्टेक्टमी आपने करनी है। अदरवाइज अगर बहुत ही छोटा है और मेलिग्नेंट भी नहीं है और पहली दफ़ा है तो फिर सर्जिकल एक्सीजन, लोकल एक्सीजन आप कर सकते हो। तो इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ ग्लैक्टोरिया क्या हो सकता है आपके पास? ट्रीटमेंट ऑफ ग्लैक्टोरिया प्रोलैक्टिन की वजह से हो रहा है ना ग्लैक्टोरिया, तो प्रोलैक्टिन को आपने कम करना है। तो प्रोलैक्टिन को आप कम करने के लिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, बेसिकली जो डोपामीन होता है उसके लेवल्स आप बढ़ाते हो, तो उसके लिए जो ड्रग्स हैं ब्रोमोक्रिप्टीन वगैरह वो यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। सर्जिकल उसका ट्रीटमेंट रेयरली होता है, उसमें आप जो है वो डक्ट लाइगेशन कर देते हो, मिल्क डक्ट जो होती हैं उनको लाइगेट कर देते हो, तो रुक जाता है। के अलावा आपके ब्रेस्ट सिस्ट्स हो सकती हैं। ब्रेस्ट सिस्ट में क्या करना है आपने? उसी तरह चलोगे, आप हिस्ट्री लोगे, एग्जामिनेशन करोगे, टेस्ट में जो है वो आपके पास नेक करोगे और अल्ट्रासाउंड करोगे आप, ठीक है। नेक के ऊपर अगर आपको जो फ्लूइड आया है वो एस्पायरेटेड फ्लूइड जो है वो ब्लड स्टेन्ड है, या उसके आपने साइटोलॉजिकल एनालिसिस किया है, उसमें आपको मेलिग्नेंसी का कोई साइन मिल जाता है, तो फिर आप बायोप्सी की तरफ जाओगे। अगर नहीं इस तरह का कुछ मिला आपको, ना ब्लड स्टेन्ड है ना उसके अंदर मेलिग्नेंसी के साइन है, तो फिर आप उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बातें, बड़ी कॉमन। ब्रेस्ट एब्सेस मोस्ट कॉमन जो है ना वो लैक्टेशनल मदर्स जो होती हैं उनके अंदर कॉमन है, ठीक है। ट्रॉमा वगैरह की अगर हिस्ट्री हो या फिर इस तरह का हो तो नॉन लैक्टेटिंग मदर में भी हो सकता है, ठीक है। कॉजेज क्या होते हैं? मतलब इटियोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है उसके पीछे? स्टेप ऑरियस ऑब्वियसली जो उसमें है स्किन के ऊपर है वो हो सकता है, स्टेफलोकोकाई हो सकते हैं। नॉन लैक्टेशनल मदर में जो है वो यूजली स्मोकिंग मदर होगी, उसमें जो है वो एनरोब्स और स्टेप्टोकोकस इन्वॉल्व होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स सिंपल, जो एब्सेस के फीचर्स होते हैं वो आपको पता ही है। क्या फीचर्स होते हैं एब्सेस के? पेन, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस, रेडनेस स्वेलिंग। होगी। फीवर। स्वेलिंग, ठीक है। और ये यहाँ फीवर हो सकता है, राइट। ट्रीटमेंट क्या है उसका, एब्सेस का? इंसिजन और ड्रेनेज ही होगा, बाकी एंटीबायोटिक्स पहले भी देंगे एंटीबायोटिक्स। पहले। जहाँ कहीं पे, ठीक है। अगर जो है अभी आपको फ्लक्चुएशन ना हो रही हो उसके अंदर और बहुत ज़्यादा जो है वो एब्सेस फॉर्मेशन नहीं हुई, उस फेज़ में आप एंटीबायोटिक्स पहले दोगे। अगर आपको नज़र आ रहा है साफ फ्लक्चुएशन भी है उसके अंदर और बन चुकी है एब्सेस, तो फिर आपने इंसिजन एंड ड्रेनेज करनी है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करा देनी,
एनाल्जेसिक देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, ये वाली चीज़ें, ठीक है। और अगर कोई डिस्चार्ज है उसके साथ या अगर लैक्टेटिंग है वो, तो उसमें थोड़ी देर के लिए आपको वो वाली साइड से जो है वो लैक्टेशन स्टॉप करवाएगी। और ब्रोमोक्रेप्टीन आप उसको दे सकते हो लैक्टेशन उसकी कम करने के लिए। और इस तरह की लैक्टेटिंग मदर में आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ये, ठीक है। डक्ट एक्टेजिया, डक्ट एक्टेजिया क्या होता है? एक्टेजिया क्या होता है? डायलिटेशन ऑफ डक्ट्स, ठीक है। तो जो मिल्क डक्ट्स होती हैं उनकी डायलिटेशन हो जाती है, प्लस इन्फ्लेमेशन हो जाती है साथ, तो इसको हम जो है वो डक्ट एक्टेजिया कहते हैं। तो इसमें ये भी स्मोकर्स में कॉमन है, ठीक है। मेस्टाइटिस जो ये भी हमने ब्रेस्ट एब्सेस पढ़ी है, ये भी नॉन लैक्टेटिंग अगर मदर है तो स्मोकर्स में कॉमन है। इसी तरह डक्ट एक्टेजिया भी स्मोकर्स में कॉमन है। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ब्लडी डिस्चार्ज होगा, उसमें? ना रिट्रैक्शन होती है। लाइक हाँ, ब्लडी निकलना। डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, स्लिट लाइट रिट्रैक्शन हो सकती है, और आपको मैस बना हुआ नजर आ सकता है। जो डायलेटेड डक्ट है ना, वो सब एरियर एरिया में जो है वो मैस के तौर पे पल्पेट हो सकती है। तो जब भी कोई मैस या लंप आएगा, तो लंप में जो है वो जब आपका डिफरेंशियल बनेगा लंप का, तो वो डक्ट एक्टेजिया भी बनेगा, खासतौर पे अगर एरिकुलर एरिया में। अच्छा खैर, कार्सिनोमा जो है उसको आपने एक्सक्लूड करना है ऑब्वियसली। डीडी में आ रहा है तो एक्सक्लूड, मतलब लंप अगर बन रहा है तो आपने हमेशा कार्सिनोमा को एक्सक्लूड करना होता है। स्मोकिंग स्टॉप करवाओगे, ट्रिपल एंटीबायोटिक असेसमेंट। स्टार्ट करवाओगे, और सर्जरी। यस, ट्रिपल असेसमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है? आपने जो ऑल मेजर डक्ट्स जो होती हैं उनको जो है वो आपने रिमूव कर देना है। उसका नेम है हेडफील्ड्स ऑपरेशन, वो आपने करना है। यहाँ तो कोई इतना मसला नहीं था। उसके अलावा जो है गायनेकोमेस्टिया की वो आई हुई हैं, कॉजेज आई हुई हैं आपके पास। तो गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ठीक है, और इन मेल्स। तो उसकी क्या कॉजेज हो सकती हैं? ड्रग्स होती हैं, एक तो खास तो एक डाइजॉक्सिन सिमेटिडीन का सुना हुआ, और अगर मेल हार्मोन्स मतलब सॉरी सिरोसिस में, एस्ट्रोजन लेवल भी। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में जब एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और वो जो एस्ट्रोजन आपका टेस्टिकुलर इंक्रीज कार्सिनोमा हो था, जाए और लेडिक सेल टेस्टोस्टेरॉन, ट्यूमर, उसमें भी। ठीक है, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाए, टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाए, तो वो वाली सारी कॉजेज में गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। ओल्ड एज में, ओबीज पीपल में, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में, या जिनके रिमूवल हुआ हुआ है टेस्टिस का, ठीक है, और करेक्टमी वगैरह वाले पेशेंट्स, और इसका इन्होंने बताया डाइजॉक्सिन साइमेट, ये बहुत कॉमन एमसीक्यू आता है। यहाँ नहीं आएगा तो मेडिसिन में आ जाएगा। साइमेटिडीन, स्पाइरोनोलेक्टोन, डाइजॉक्सिन, मिथाइल और ये डोपा। डोपामीन, मिथाइल डोपा वाला, ठीक है। ये वाले जो है ना आपने याद करना है। स्टीरॉइड्स का भी कॉमन साइड इफेक्ट है, तो ये आपने ड्रग्स लाजमी याद करनी है। ये आपका एमसीक्यू अक्सर आता है। बहरहाल, तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी कब हो सकती है? ओल्ड एज में हो जाती है, कोई किसी वजह से जो है वो इरेडिएशन करवाई है आपने, या इन्फ्लेमेशन की वजह से, या किसी ट्यूमर की वजह से रिमूव करने पड़े टेस्टिस, तो वो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम पता ही है आपको। जेनेटिक ट्राइस है, उसमें क्या कहेंगे इसको, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है आपके पास? ऑब्वियसली रीअश्योर करना है आपने, अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज उसकी चल रही है, टेस्टिकुलर ट्यूमर है, उसको ओबीज है, या लिवर सिरोसिस में हो जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन को रिमूव करने का काम जो है वो लिवर के पास, अगर रिमूव नहीं होगा तो लेवल्स बढ़ जाएंगे। और तो ये कह सकते हो आप। उसके अलावा फिर रिडक्शन ही रह जाती है, वो सर्जरी के थ्रू होगी, वो सबक्यूटेनियस मास्टेक्टमी कहते हैं उसमें। मेस्ट्रेल्जिया, ये आपका सिम्टम हो सकता है किसी भी डिजीज का, पेन इन ब्रेस्ट। तो अगर तो साइक्लिकल पेन है तो किसकी वजह से हो गया? साइक्लिकल पेन आप जो साइकिल चल रहा है नॉर्मल, ठीक है, उसके साथ जो है वो मेंस्ट्रुअल पेन साइकिल की वजह से। ज़्यादा हो जाएगा। यस। और अगर नॉन साइक्लिकल पेन है फिर आपके लिए जो है वो ज़्यादा
क्या कहेंगे उसको, क्या खतरनाक है, डेंजरस है। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, पेशेंट को आपने क्या करना है, ड्रग्स देनी है, पेन किलर्स दे सकते हो आप, ऑयल है प्राइमोज ऑयल, वो इवनिंग में उसका मसाज हो सकता है, ब्रेस्ट सपोर्ट हो सकती है, डेनाजोल ड्रग है, और डिफरेंट किस्म की ड्रग्स हैं उनके साथ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेन इन चेस्ट वॉल अगर हो रही है, उसको क्या करेंगे, उसकी फिर आपने रीअश्योर कॉज करेंगे। देखनी है कि वो कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शंस में रीअश्योर, हाँ दोनों में रीअश्योर ही करना है। उसमें जो है बेसिकली आपने कॉज देखनी है कि एंटीरियर चेस्ट वॉल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ से रेडिएट करके तो नहीं आ रहा, उसको तो ऐसे ही लगेगा ना कि यहाँ पे हो रहा है। तो उसमें जो है वो आपने नॉर्मल पेन किलर्स दे देनी है, और अगर कोई कॉज आपको मिल जाता है उसका, और रिब्स में कोई मसला है, चेस्ट वॉल में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने उसको ट्रीट करना है। ठीक है, कार्सिनोमा ब्रेस्ट, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, ये और मास्टेक्टमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अक्सर ही इसी में से क्वेश्चन आता है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं, आपने याद रखने हैं सारे। एज, बहुत ज़्यादा एज होगी, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, जेंडर फीमेल ऑब्वियसली, लेकिन मेल्स में भी हो सकता है, और मेल्स में जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। हार्मोनल इफेक्ट्स, जितना ज़्यादा एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन होगा, एस्ट्रोजन अगर आप उसमें ड्रग्स के तौर पे ले रहे हो, ठीक है, या ऐसी ड्रग्स जो एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ाती हैं, तब भी ठीक है। अर्ली मिनार्की एंड लेट मिनोपॉज, तो उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन एक्सपोजर का टाइम बढ़ जाएगा, और जितने कम मतलब कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना एस्ट्रोजन एक्सपोजर कम होगा ना, क्योंकि जो प्रेगनेंसी वाला टाइम होगा उसके अंदर एस्ट्रोजन नहीं होगा, तो वो कम हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जितने कम बच्चे होंगे वो, इसके अलावा कुछ ब्रेस्ट फीडिंग जो करवाते हैं उनके अंदर भी लेस कॉमन होता है ये। ठीक है, उसके अलावा कंट्रासेप्टिव्स आप, में हाँ उनमें यही होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और हार्मोन हार्मोन रिप्लेसमेंट जो होती है ना, उनके अंदर यूजुअली जो है वो एस्ट्रोजन होता है, या वो लेवल्स उसके इंक्रीज कर होते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। इसके अलावा डाइट है आपकी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये तो हर जगह ही होते हैं, रेडिएशन भी हर जगह होती है, ये आ जाती है। म्यूटेशन आपने याद करनी है, BRCA1, BRCA2, ली-फ्रामिनी सिंड्रोम, P53 याद रख लो बेशक आप, और कॉर्डन डिजीज, उसमें PTEN जीन जो है उसमें म्यूटेशंस होती है, तो बड़ी कॉमन म्यूटेशन। BRCA1 और 2 तो आपने लाजमी याद रखना है ना। और कौन सा कैंसर होता है BRCA1 और 2 के साथ, ब्रेस्ट कार्सिनोमा में के अलावा? ओवेरियन ओवेरियन वेरिएंट, कार्सिनोमा। यस, ठीक है। सार्कोमा होते हैं, क्लासिफिकेशन, ब्रेन और एड्रिनल्स के होते हैं। हाँ लेकिन कॉमन ओवेरियन जरूर याद रखना आपने। नॉन सॉरी, इन्वेजिव ये डक्टल कार्सिनोमा इन ली, सिचू, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिचू, लिम्फोमेनी के हाँ ये साथ है, हाँ। P50, हाँ ये तो लीफोमेनी के साथ। ठीक है, इन्वेजिव जो है, इस ईयर ये टाइप्स वैसे आपको बस नेम्स इनके करने हैं, आपने यहाँ पैथोलॉजी में सारी पढ़ चुके हो आप। ठीक है, मेडुलरी कार्सिनोमा, इन्वेजिव लोब्यूलर, डक्टल, इन्फ्लेमेटरी, पेजिस डिजीज ऑफ निपल। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा में क्या होगा, इसको आपने जरूर डिफरेंशिएट कर लेना है विद मास्टाइटिस। ठीक है, डक्टिक्टेजिया से लाइक सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर सारे, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के साथ। और पेजिस डिजीज ऑफ निपल आपको पता है, जब लाइक अब ये डायग्राम होनी चाहिए इसलिए, ऊपर स्किन है ना, ओवरलाइंग स्किन है, और नीचे जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू है। तो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर से जो सेल्स होते हैं ना, वो माइग्रेट करके निपल के थ्रू बाहर आके फिर स्किन को इन्वेड कर रहे होते हैं, डायरेक्टली इन्वेजन नहीं हो रही होती। ठीक है, उसको हम पेजिस डिजीज कहते हैं। स्प्रेड ऑफ, और इसमें जब भी जो है वो इस तरह का होगा, पेजिस डिजीज होगी, ऊपर जो है वो अल्सरेशन हुई भी होगी ओवरलाइंग स्किन की, तो अंडरलाइंग कार्सिनोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपने ज़रूर उसको जो है वो चेक करना है। स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ऊपर स्किन है, नीचे चेस्ट वॉल है, लिम्फेटिक स्प्रेड एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में होता है। मुझे एक्सक्यूज मी, तो भतीजा मेरा हुआ है, तो आना जाना ही लगा हुआ आज किसी ना किसी का। ओके,
क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे एंड स्प्रेड। स्प्रेड जो है वो लोकल इन्वेजन जो है वो चेस्ट वॉल में हो सकती है, स्किन में हो सकती है थ्रू पेजेस डिजीज। इसके अलावा लिम्फेटिक स्प्रेड ऑब्वियसली एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में होगा। इसमें एक जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में कि लेफ्ट क्वाड्रेंट्स में और राइट क्वाड्रेंट जो है वो किधर किधर ड्रेन करेंगे। तो अपर लेटरल क्वाड्रेंट में है तो प्रीडोमिनेटली किधर ड्रेनेज होगी, स्प्रेड होगा किस लिम्फ नोड्स में, एक्सिलरी और मीडियल है तो इंटरनल मेमोरी। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्रॉस जो है वो स्प्रेड होता है, उधर का इधर भी हो सकता है, उधर का उधर भी हो सकता है, ठीक है। जिसका ये वाला आंसर देना आपने। हेमाटोजेनस स्प्रेड वही लिवर, लंग्स, बोन, ब्रेन हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं वो सारी हो सकती हैं। विद लंप आ सकता है, विद पेन आ सकता है, विद डिस्चार्ज आ सकता है, ठीक है। अगर इन्वॉल्वमेंट होगी बाकी चीज़ों की, ऑब्वियसली मेटास्टेसिस है तो उसके साथ भी आएगा। एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी वगैरह उनके साथ पेशेंट आ सकता है, और निपल रिट्रैक्शन के साथ आ सकता है, ठीक है। उसमें स्लिट लाइट रिट्रैक्शन है, सर्कुलर रिट्रैक्शन है एक। तो स्लिट लाइट जो होती है वो स्पेसिफिकली आई थिंक डाक्टिकेजिया के साथ है, और जो दूसरी वाली है वो मोर लाइकली जो है वो कार्सिनोमा अंडरलाइंग के साथ है। उसके अलावा अल्सरेशन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, वो बेजर्स डिजीज में है। अपर आउटर क्वाड्रेंट में कॉमन है, ये आपको पहले ही पता होगा। उसके अलावा जो लिम्फेटिक्स है उसकी ब्लॉकेज की वजह से जो अपीयरेंस आती है, ऑरेंज पील अपीयरेंस, उसके साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। डायग्नोसिस अभी हमने जिस तरह पहले बात की है, ट्रिपल असेसमेंट होगी, हिस्ट्री लोगे आप, थॉरली एग्जामिनेशन करोगे, मैमोग्राफी करोगे। मैमोग्राफी पे जो कैल्सिफिकेशंस है ना, इरेगुलर शेप की, वो ज़्यादा शो करती हैं कि टुवर्ड्स कार्सिनोमा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह एग्जामिनेशन जब आप करोगे, जो अगर हार्ड होगा लंप, ठीक है, मोबाइल होगा ओवरलाइंग स्किन के साथ, या अंडरलाइंग चेस्ट वॉल के ऊपर मूव नहीं कर रहा वो, तो ये सारे फीचर्स किसके साथ आएंगे, और स्किन चेंजेस हैं, डिस्चार्ज है, ब्लडी, ये टूवर्ड्स कार्सिनोमा जाएंगे आपके, ठीक है। स्नैक में आपको पता है, आपको साइटोलॉजी आपने कर लेनी है, फोर कट बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी, एक्सिजनल बायोप्सी, ये सारी बात हम करते हैं। स्प्रेड देखने के लिए आपको सीटी एंड एमआरआई करना पड़ेगा, स्टेजिंग के लिए भी ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। स्प्रेड आप लिखना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप जो है वो सीटी एमआरआई के अलावा चेस्ट एक्सरे कर सकते हो, एलएफटीज, आरएफटीज, ब्रेन के लिए सीटी एमआरआई, ये सब आप जो है वो स्टेजिंग के लिए कर रहे हो। इसकी स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुई है। एक टीएनएम स्टेजिंग है इसकी, एक मैनचेस्टर स्टेजिंग सिस्टम है, और चलो यही दो कर लो, एक और भी है खैर। टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या है, साइज के लिहाज से वो 2 सेंटीमीटर से कम, 2 to 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और अगर लोकली इन्वेजन स्टार्ट कर दिया उसने स्किन की या ओवर अंडरलाइंग चेस्ट वॉल की, तो T4 हो जाएगा। टीएनएम जो है वो इप्सिलैटरल एक्सियल लिम्फ नोड्स में है तो N1, ठीक है। इप्सिलैटरल लिम्फ नोड्स हैं बट फिक्स्ड हैं तो M2, और अगर इप्सिलैटरल एक्सिलरी से अगला चला गया, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व है तो M3, और मेट्स हैं तो M1, मेट्स नहीं है तो M0। मैनचेस्टर स्टेजिंग में क्या होगा, अच्छा इसकी आपने बाकी जगह पे तो आप नहीं करते कि स्टेज 0, 1, 2, 3, 4 में कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कर लो तो अच्छी बात है, एक दो दफा पूछा हुआ है उसने, ठीक है। स्टेज 0 कौन सी होगी, जिसमें कार्सिनोमा इन सिचु होगा, बस और कुछ भी नहीं होगा। स्टेज 1 जिसमें 2 सेंटीमीटर से कम का मतलब T1 था, 2 सेंटीमीटर से कम का लोकल लम्प था सिर्फ। स्टेज 2 क्या होगी, T1 N1 या T2, ठीक है। T1 से ऊपर कोई भी बात चली जाएगी तो हमेशा जो है वो स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है उन्होंने कि स्टेज 2 कौन सा होता है, या उसने जो सिनेरियो दिया हुआ है उसका पूछा हुआ है कि ये कौन सा स्टेज है। इसको ना रट्टा ही थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन ये इस तरह है कि
जिस तरह डिजीज बढ़ती जा रही है ना, उस तरह स्टेज बढ़ता जा रहा है। देखो स्टेज 0 में कार्सिनोमा इन सीटू था, जब वो 2 सेंटीमीटर का हो गया विदाउट नोडल इन्वॉल्वमेंट तो स्टेज 1 हो गया। जब वो 2 सेंटीमीटर से या तो बड़ा हो जाए या 2 सेंटीमीटर का ही रहे लेकिन नोड्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है, तब उसको जो है हम स्टेज 3 कहेंगे। इसी तरह 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए, सॉरी इन्वेजन करना शुरू हो जाए लोकली, तो उसको हम स्टेज 3 कहेंगे, चाहे उसमें नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन मेट्स नहीं है। और हमेशा जब नोडल इन्वॉल्वमेंट और मेट्स होती है, ये तो हर ट्यूमर का सेम होता है। T4 स्टेज 4 अगर आ जाए, स्टेज 4 का मतलब होता है कि डिजीज जो है वो अब लोकलाइज नहीं रही, उसके मेट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो मेट्स अगर हो चुके हैं तो स्टेज 4 ही होता है हमेशा, तो इस तरह आपको याद होगा। बाकी रट्टा स्किल्स जिसके थ्रू यहाँ पे आए हैं हम, वो चलानी है आपने। मैनचेस्टर स्टेजिंग सिस्टम में क्या करना है आपने, लंप मोबाइल होगा, एक्सियल लिम्फ नोड्स पाल्पेबल हो नहीं है। स्टेज 2 लंप मोबाइल है, पाल्पेबल एक्सियल लिम्फ नोड्स आ चुके हैं। स्टेज 3 लंप फिक्स हो गया, नोडल नोड्स या पाल्पेबल हैं या मोबाइल है फिक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्टेज 4 हमेशा मेट्स के साथ होती है, जिस तरह TNM में और जिस तरह यहाँ पे। ट्रीटमेंट इज डिपेंड्स अपॉन स्टेज। उसमें रेक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में आपने क्या करना है, पार्शियल मास्टेक्टमी करनी है। पार्शियल मास्टेक्टमी में मतलब जिस एरिया को इन्वॉल्व कर रहा होगा उसको आपने निकाल लेना है, ठीक है। और एडजुवेंट रेडिएशन करनी है। एडजुवेंट का मतलब और नियो एडजुवेंट का क्या होता है, नियो एडजुवेंट सर्जरी से पहले और नियो एडजुवेंट इज पहले देते हैं, एडजुवेंट बाद में, एडजुवेंट आफ्टर द सर्जरी, मतलब ठीक है। एडजुवेंट इसके अलावा साथ आपके साथ पास, हाँ हाँ बताओ क्या कहा है। मैं कह रही थी नियो पहले देते हैं, एडजुवेंट बाद में देते हैं, साथ साथ देते हैं इस तरह। बाद में देते हैं, ठीक है। एडजुवेंट उसके अलावा कीमोथेरेपी आप यूज कर सकते हो, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, एंटीमॉक्सिफिन, एंड्रोजन वाले हैं, एरोमाटेज इनहिबिटर्स, ठीक है, ये आप दे सकते हो। एक टमोक्सिफिन में एक प्रॉब्लम है, ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा का रिस्क कम करता है और इस कार्सिनोमा का इंक्रीज सर्वाइकल, करता सर्वाइकल का है। शायद एंडोमेट्रियल है शायद, नहीं, इसको कंफर्म कर लेना। एंडोमेट्रियल, हाँ एंडोमेट्रियल है, एंडोमेट्रियल ही। और लॉक्सिफिन जो है वो नहीं करता है, टमोक्सिफिन करता है जो पहले बना था। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिचु में आपने क्या करना होता है, टेमोक्सिफिन थेरेपी स्टार्ट करवानी होती है। आप बाइलैटरल टोटल मेस्टेक्टमी कर सकते हो। इसी तरह BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन होती है ना जिनको, वो भी प्रोफिलेक्टिक मास्टेक्टमी कर लेते हैं, मतलब पहले ही कार्सिनोमा डेवलप होने से पहले यंग एज में मास्टेक्टमी करा लेते हैं, तो उसको हम प्रोफिलेक्टिक मास्टेक्टमी कहते हैं। उसके अलावा जब इन्वेजिव कार्सिनोमा स्टार्ट हो गया, ये तो स्टेज 0 चल रही थी ना, इसमें रेक्टल कार्सिनोमा इन सिचु और लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिचु थे। अब स्टेज 1 आ गई है और स्टेज 2, दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या कर सकते हो आप, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी कर सकते हैं। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी में क्या करते हैं, जो एरिया इन्वॉल्व होता है उसको निकाल लेते हैं और बाकी एडजुवेंट रेडियोथेरेपी करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब एक जगह पे जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगी या लिमिटेशंस क्या होंगी इसकी, अगर डिफ्यूज डिजीज है या मल्टीपल जगह पे जो है वो अलग अलग बने हुए हैं, तब आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। एरियुलर कम्प्लेक्स के को इन्वॉल्व करें तब भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। पहले रिकर कर रहा है, अगर पहले कोई सर्जरी हुई भी है तब भी नहीं आप करोगे, ठीक है। फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। कंजर्विंग ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करने की ट्राई की है लेकिन मार्जिन क्लियर नहीं हो रहे। मार्जिन क्लियर होने का क्या मतलब होता है, आपके पास वहीं पे एक पैथोलॉजिस्ट होता है, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, वो ना बार जो मार्जिन होते हैं ना टिश्यू जो आपने कट किया वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें मेलिग्नेंट सेल्स नहीं होने चाहिए, नॉर्मल सेल्स होने चाहिए। तो वो अगर क्लियर नहीं मिल रहे, मेलिग्नेंट सेल्स ही आ रहे हैं मार्जिन में, तो तब आप ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा रिमूव करते करते जो है वो आपको पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा। मास्टेक्टमी है, इसकी टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs भी आते हैं। सिंपल मास्टेक्टमी में क्या होगा, सिर्फ आपने मतलब ब्रेस्ट टिश्यू निकालना है, एरियुलर कम्प्लेक्स एंड स्किन, ठीक है। एक्सटेंडेड में क्या होगा, लेवल 1 एक्सियल लिम्फ नोड्स lymph nodes। निकालने विद लेवल 1, ठीक है।
ये अभी हम देखते हैं लेवल्स क्या हैं। और मॉडिफाइड रेडिकल में क्या होगा, लेवल ये सारा कुछ जो पहले में निकाला है और लेवल 2 के लिम्फ नोड्स में निकालने हैं, और एक्सिलरी क्लियरेंस भी करनी है आपने। एक्सिलरी क्लियरेंस क्या होती है, जो फैट है, फेशिया है और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं वो निकालने होते हैं आपने, नर्व्स वगैरह को बचाना होता है, वो भी हम देखते हैं। और इसको आप पैटिस मेस्टेक्टमी भी कहते हो, मॉडिफाइड रेडिकल को MRM या पैटिस मेस्टेक्टमी। तो क्या क्या निकालते हैं इसमें? ब्रेस्ट, और स्किन, फैट, फेशिया और लेवल 2 तक लिम्फ नोड्स। ठीक है। इसके अलावा रेडिकल मैस्टेक्टमी है, हेलस्टेड्स रेडिकल मैस्टेक्टमी, उसमें आपने ये ब्रेस्ट, निपल एरियल कम्प्लेक्स, स्किन, फैट, फेशिया, पैक मेजर, पैक माइनर, लेवल 1 2 3 लिम्फ नोड्स एंड एक्सिलरी क्लियरेंस, ये सब कुछ आपने करना होता है। ठीक है। मॉडिफाइड में क्या बचा रहे हो आप, पैक मेजर और पैक माइनर बचा रहे हो, ठीक है। और रेडिकल में वो भी नहीं बचा रहे, लेवल 3 लिम्फ नोड्स बचा रहे थे, वो भी नहीं बचा रहे इसमें। स्टेप्स क्या हैं जी, वही वाले स्टेप्स होते हैं। पहले आपने जनरल एनेस्थीसिया करना होता है, उसके बाद पोजीशनिंग करनी होती है पेशेंट की, स्लाइटली एलिवेटेड हेड होगा, इंसीजन इलिप्टिकल इंसीजन होती है। इलिप्टिकल इंसीजन जो है उसमें क्या होता है, निपल एरियल कम्प्लेक्स को वो स्पेयर करती है और ऊपर से और नीचे से इलिप्टिकल शेप में जो है वो गुजरती है। उसके बाद आपने जो है वो अपर फ्लैप रेस करना होता है, लोअर फ्लैप रेस करना होता है। अपर फ्लैप जो है वो क्लेविकल तक रेज होता है। अभी अगर आपने देखी होगी तो आपको कुछ समझ आएगा, वरना बस ऐसे ही है। लेकिन मैं इसकी वीडियो शेयर करूंगा, एक थायराइडेक्टमी और इसकी है, वो थोड़ा बहुत उसमें समझ आ जाता है। अपर फ्लैप आपने रेस करना है क्लेविकल तक, और लोअर आपने रेस करना है अटैचमेंट ऑफ जो आपका रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस वहां तक। तो ये आपके जो है रेस हो जाएंगे फ्लैप्स। उसके बाद आपने ब्रेस्ट टिश्यू को जो है वो रिमूव करना है, कोई भी ब्लीडिंग होती है उसको हीमोस्टेट से जो है वो रोक देना है उसको, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप एक्सिलरी टेल की तरफ जाओगे, मतलब एक्सिला की तरफ जाओगे। आप एक्सिला की तरफ जाते हुए आपने जितने भी, जिस तरह भी आप कर रहे हो, सिंपल कर रहे हो तो नहीं कि उसमें कुछ लेवल 1 सिर्फ करोगे, एक्सटेंडेड सिंपल में। MRM कर रहे हो तो लेवल 1 और 2। अच्छा, लेवल 1 और 2 कैसे है, जो लेटरल टू पैक माइनर है वो क्या है, लेवल 1। बिलो द, या जो मतलब पैक माइनर के नीचे होगा वो 2। लेवल 2 और मीडियल होगा जो उससे मीडियल। लेवल। अब आप ये नीचे वाली साइड से जा रहे हो ना, तो आपको जिस तरह सर्जरी में जो जो नोट का लेवल आता जाएगा उस लिहाज से लेवल है। लेटरल पहले आएगा, पैक माइनर वाला उसके बाद आएगा, और मीडियल वाले उसके बाद आएंगे। इस तरह सर्जिकल अप्रोच में जो नंबर उसका बनता है वो है ये 1 2 3, याद रखने के लिए। एक्सिलरी क्लियरेंस करते हुए आपने क्या, कौन सी नर्व्स बचानी, ये क्वेश्चन कॉमनली आता है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको सप्लाई कर थोरैकोडोर्सल, रही होती लॉन्ग थ्रेटस स्कैपुला इंटीरियर को। है, लेटस इंटीरियर को, और थ्रैकोडोर्सल नर्व, ठीक है, वो लेटिसमस डॉर्स आएगी। तो ये आपने जरूर बचा देने हैं। उसके बाद आप एक्सिलरी वेन को आप डिवाइड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, मतलब अपना सर्जन का मसला है। उसके बाद 2 सक्शन ड्रेनेज डालनी है, नेगेटिव सक्शन ड्रेन्स होती हैं, जो थीटे बच्चे हैं वो नेगेटिव सक्शन ड्रेन्स और ड्रेन्स पोस्ट ऑफ जो डलती हैं उनकी टाइप्स कितनी है पहले में वो भी करके जाएं, वो पूछते हैं आप। अच्छा, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट हैं जी। सेंटिनल लिम्फ नोड कौन सा होता है, सेंटिनल लिम्फ नोड होता है जो फर्स्ट लिम्फ नोड ड्रेन कर रहा होता है, जो ट्यूमर वाली जगह है ट्यूमर उसको को। उसको हम सेंटिनल लिम्फ नोड्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी डाई डालोगे उस स्पेस के अंदर तो वो सेंटिनल लिम्फ नोड में जाएगी, तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है और रिमूव करना होता है आपने उसको। और इससे आपको पता भी लग जाता है कि लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ठीक है, N1 है कि नहीं। अगर N1 नहीं है, कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको एक्सिलरी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, सारी वही हैं, हेमाटोमा, सिरोमा, इन्फेक्शन, फ्लैप नेक्रोसिस, नर्व इंजरी। नर्व इंजरी कौन कौन सी अभी हमने डिस्कस की है, ट्रैकोडोर्सल नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। एक और नर्व भी डैमेज हो सकती है जो विद इन जो रिब्स के क्या कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेसेस में जो जा रही हैं नर्व्स, वो भी डैमेज हो सकती हैं। कौन क्या कहते हैं उनको,
पता नहीं लेटरल इंटरकोस्टल नर्व एंड वेसल्स हैं या इस तरह का उनका नाम है, वो आपने देख थोरैकोडोर्सल के डैमेज होने से क्या होता है? डिस्टस डॉर्साई डिस्टस डॉर्साई की सप्लाई चली जाएगी, देखना पड़ेगा इसको, लेकिन रेटिस एंटीरियर से विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाती है शायद। वो तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व से विंगिंग ऑफ स्कैपुला होती है, थोरैकोडोर्सल से कौन सी एक्शन खराब होती है? डिस्टस डॉर्साई का क्या एक्शन है? एब्डक्शन तो नहीं है? कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ बस डिफरेंट मूवमेंट्स आर्म की जो है ना वो लॉस हो जाती है, बस इतना ही लिखा। देख लेते हैं क्या मूवमेंट्स है उसकी। मूवमेंट तो बहुत आ रही है इसकी, एडक्ट एक्सटेंडेड इंटरनली रोटेट्स, तो ये मूवमेंट्स खराब हो जाएंगी। ओके, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन है, अब ये भी आया हुआ है तो इसके नेम्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। सिलिकॉन, डिस्टस डॉर्साई मसल फ्लैप एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस फ्लैप, मसल फ्लैप। तो ये फ्लैप्स हमने पढ़े थे कि डिफरेंट सिंपल फ्लैप्स एंड कंपोजिट फ्लैप्स होते हैं। सिंपल में स्किन होता है, कंपोजिट में स्किन हो सकता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फेशिया, नर्व कुछ भी हो सकता है, मसल्स हो सकते हैं, तो वो वाले हैं। एक मिनट। अच्छा, इसके अलावा कीमो में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम? 5-फ्लोरोयूरासिल, मीथोट्रेक्सेट एंड साइक्लोफॉस्फामाइड, ये जो है वो एक इसमें यूज़ होती है। इसके अलावा HER2 पॉजिटिव अगर हो तो हर्सेप्टिन यूज़ हो सकती है, जिसको आप ट्रस्टुज़ोमैब भी कहते हो। हर्सेप्टिन ये HER2 पॉजिटिव जो होंगे सिर्फ उन कार्सिनोमा में यूज़ हो सकता है। ठीक है, हार्मोनल थेरेपी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, टेमोक्सिफेन, एलोक्सिफेन, एरोमाटेज इनहिबिटर्स, एनेस्ट्रोजोल वगैरह यूज़ कर सकते हो। एक्सिलरी क्लियरेंस क्या होती है? रिमूवल ऑफ फैट, फेशिया, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक्स, ये जो है ना सारा एक्जिला में से आपने निकालना है, इसको आप कहते हो। और लेवल 1, 2, 3 वो फिर डिपेंड करेगा किस टाइप की आप एक्सटेंडेड अगर कर रहे हो, MRM कर रहे हो या रेडिकल कर रहे हो। ठीक है, ये हम क्या पढ़े थे अभी तक? स्टेज 1 और स्टेज 2 में पढ़ रहे थे। अभी स्टेज 3 में क्या होगा? MRM ही करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद एडजुवेंट कीमो या रेडियो भी करनी पड़ेगी। और स्टेज 4 में पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑब्वियसली आप करोगे, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हो। और ब्रेस्ट का मतलब जो ट्यूमर बना हुआ है उसके लिए आप टॉयलेट मस्टेक्टमी करोगे। टॉयलेट मस्टेक्टमी में आप क्या करते हो? जो कॉस्मेटिक इश्यूज होंगे ना, लाइक ग्रोथ हुई हुई होगी ऊपर, वो आपने सिर्फ रिमूव करनी है। ठीक है, बाकी हार्मोनल, कीमो, रेडियो उसी तरह चलेगी, पेन को ट्रीट कर देना है आपने। कोई और प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको आपने बस पैलिएशन कर देनी है, उसकी सिम्टम्स को कम से कम रखना है। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट क्या बताया था मैंने, किसके साथ DD बनेगा इसका? मेमोरी डक्ट एक्टेजिया के साथ। डक्टिटेजिया के साथ। ठीक है, पेरिडक्टल मेस्टाइटिस भी कहते हैं उसको, और इसका एक और नाम भी है, डक्टिटेजिया, जहन से निकल गया। MCQs में ना वो डिफरेंट नाम से दिया हुआ था हमने। अच्छा, एड्रियामाइसिन यूज हो सकती है, कीमोथेरेपी आपने करनी है, सर्जरी करके कीमोथेरेपी करनी है, एड्रियामाइसिन आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। और मेल्स में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं 0.5% हैं शायद, हाँ 0.5% चांसेस होते हैं। ठीक है, प्रोग्नोसिस के लिए नॉटिंघम स्कोर इंडेक्स है, उसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ देखनी होती है आपने? साइज ऑफ द ट्यूमर इन सेंटीमीटर्स है, नोडल इन्वॉल्वमेंट है कि लेवल 1 के इन्वॉल्व हैं, बल्कि नंबर ऑफ नोड्स इन लेवल 1 से 3 इन्वॉल्व हैं, 3 से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और ग्रेडिंग देखनी होती है आपने। ग्रेडिंग और स्टेजिंग का फ़र्क पता है? क्या फ़र्क होता है ग्रेडिंग और स्टेजिंग में?